अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जुम्मा बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। खुश आमदीद कहेंगे अपने इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। दिस इज इमरान हसन। वेलकम बैक वंस अगेन। जुम्मा बहुत बहुत मुबारक और उसके साथ साथ बहुत सारी तलकीन आपको अच्छे से गुजारिए। आज बारिश का इम्कान बहुत कम है, कल बहुत अच्छा दिन था, आज भी अच्छा है। वैसे ठंड थोड़ी सी वापस आई है, सो आई होप कि आपका मूड भी अच्छा रहेगा। बाकी हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे कि हमारी तरफ से कोई कमी या कोताही ना हो। क्या प्लान्स हैं जी आज के दिन के आपके? आज के प्लान्स जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। बहुत से थॉट प्रोवोकिंग सेगमेंट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, थोड़े से हल्के फुल्के फन लविंग सेगमेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको पता है कि हमारी ड्रिल क्या है। हम आपके साथ इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो हैं वो शेयर करते हैं। ये बताइए, मच्छर जो हैं, अगर आपको कोई ये कहा जाए स्टेट की तरफ से कि आप मच्छर पकड़ के लाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, तो आप करेंगे? साइड इनकम के तौर पे, साइड मैं आपको यहाँ नजर नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ मच्छर पकड़ रहा हूँ। पता चले इमरान मच्छर पकड़ क्या यार, क्या कर रहे हो? मच्छर पकड़ रहा हूँ। बट इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मच्छर पकड़े कैसे? ये तो फिलिपाइन के लोगों को पता होगा। इतना छोटा सा होता है। अच्छा, मरने का वो नहीं है, जिंदा या मुर्दा? अच्छा, जिंदा या मुर्दा, ठीक है। 2 रुपए फी मच्छर। फिलिपाइन में मच्छर पकड़ने पर इनामात दिए जाने लगे हैं, ऐसा सामने आ रहा है। जो काम है वो डेंगू से बहुत तंग है। उन्होंने कहा जी इसका फैलाव हमने रोकना है, तो आप ऐसा करें कि आप मच्छर पकड़ें या मारें और आपको नकद इनाम मिलेगा इस पर। ये मनीला का इलाका है, ब्रेंगे। यहाँ पे क्या था, एडिशन हिल्स था, एडिशन हिल्स इलाके का नाम है ये, जहाँ पे आपको कहा गया इनफैक्ट जो वहाँ पे रहने वाले हैं कि एक मच्छर कितने का? वैसे 5 मच्छर अगर आप पकड़ के लाते हैं तो आपको 1 पेसो यानी कि 2 अमरीकी सेंट दिए जाएंगे। अच्छा, इनाम देने का ये ऐलान कर दिया गया और बहुत सारे लोग अब लेकर भी आ रहे हैं। ये पेशकश 1 माह तक जारी रहेगी और इस दौरान मुर्दा या जिंदा, जो मैं कह रही हूं, 250 मच्छरों पे $1 है ना, तकरीबन। ये तकरीबन आप कह सकते हैं। बहरहाल जी, मच्छरों और उनके लार्वा दोनों पर इनाम दिया जाएगा। यानी कि अगर आप मच्छर लेकर आते हैं तब भी आपको इनाम मिलेगा, सिर्फ लार्वा लेकर आते हैं तो तब भी आपको इनाम दिया जाएगा। और अब तक कई अफराद जो है ना वो मच्छर लेकर आ चुके हैं और ये इनाम जो है ना पा चुके हैं। लोग खुश भी कितने हैं ना, देखिए क्या माहौल होगा वहाँ पर। क्या कर रहे हो? मच्छर मच्छरों पे लड़ाई हो जानी है, मेरे मच्छर वापस कर, है ना? उनको जो है ना वो टैग करना पड़ेगा। जितने कीमती मच्छर चल रहे हैं, और मच्छर भी सोच रहे होंगे कि अचानक से हमें इतना प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है कि हमें पकड़कर जार्स में बंद करके लेके जाया जा रहा है, हमारी लाशें तक संभाली जा रही हैं। मच्छर सोच रहे होंगे। दिस इज इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान की बात करते हैं। वादी नीलम समेत मुल्क के जो शिमाली इलाके हैं इस वक्त बर्फ से ढक गए हैं। मौसम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मौजें लग गई हैं सयाहों की, ये कहना चाहिए। जिन लोगों के पास छुट्टियां थी और उन्हें बचा के रखी थी, बड़ी अच्छी आपकी प्लानिंग हो गई है। अब मालम जब्बा हो जाए, कालाम हो जाए, सवात हो जाए, बर्फबारी अभी हो रही है ना? नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये बस प्लानिंग उनकी अच्छी हो गई है, लकीली हो गई है। इतना क्या पता कुछ लोगों ने फोरकास्ट देखी भी हो, कुछ लोग बड़े कैलकुलेटेड होते हैं। हमारे एक दोस्त है बहुत कैलकुलेटेड, हर चीज वो सोच के इस दिन में ये होगा वो होगा। बट जरूरी नहीं है फोरकास्ट सबको हमेशा ठीक ही हो, लेकिन चलें जी, कांग्रेचुलेशन, बड़ी अच्छी बात है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। मरी, शांगला और बालाकोट के पहाड़ जो हैं यहाँ पर बर्फ के गाले उतरे हैं, हर तरफ सफेदी बिछी हुई है। ज़ियारत की बात करें, वहाँ पर भी बर्फबारी हुई है। सयाह बड़े खुश हैं जी, खुश होना भी चाहिए। मैं वहाँ पे होती तो मैं भी बड़ी खुश होती। और अभी जो हालिया बारिशें हुई ना, उसके बाद सर्दी की लहर में बड़ा इजाफा हो गया है। बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर भी चंद मकामात पर तेज हवाओं गरज चमक के साथ दोबारा बारिश की पेश गोई की गई है। अच्छा, खुश होने के लिए ना किसी मकाम की जरूरत नहीं, आप इधर भी खुश हो जाएं, कोई बात नहीं। नहीं है तो नहीं, हर बंदा वहाँ थोड़ी है, तो इट्स ओके। खुशी आपकी खुशी में खुश हैं। हैप्पीनेस इज वो क्या जुमला है? हैप्पीनेस इज अ फीलिंग, इट्स अ डिसीजन, इट्स अ चॉइस। बिल्कुल ऐसे आप So let's try to be happy। खैर, हम इस पे डिटेल्स में भी तजिया ले लेते हैं। हमारे साथ जैगम साहब मौजूद हैं, वाले से हमें आगाह करते हैं, महकमे मौसमियात से उनका ताल्लुक है, तो उनसे ज़रा पूछते हैं। जैगम भाई ने प्रिडिक्ट किया था बारिश का, हमें फोरकास्ट किया था और बिल्कुल उसके मुताबिक बारिश हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़रा पूछते हैं क्या है। जैगम साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आई होप यू कैन हैव अ गुड डे। आज के इस मौसम को देखते हुए जो बर्फबारी हो रही है कुछ जगहों पर, और फिर एक्सपेक्टेड है अगले कुछ दिनों में मजीद में पड़ रहा था कि शायद बारिश हो जाए, बताइए सर क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया इमरान जी। बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश हो गई। जो एक खुश्क साली का हमारे सर पे ख़तरा मंडरा रहा था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। ताहम अभी मैं आपको ये बात बता दूं कि कल सुबह 8 बजे तक की जो हमारा एनालिसिस था डाटा का, उसके मुताबिक स्टिल जो हमारा दिसंबर जनवरी फरवरी का जो रेनफॉल है वो अभी भी -71% पर है। ताहम इस बात की तवक्को है कि 23 तारीख की रात या 24 तारीख से एक और मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क को मुतासर करने जा रहा है। तकरीबन शुमाली बलूचिस्तान से इसकी जो है मुल्क में एंट्री होगी, जिसके तहत जो है अगेन जैसे आपने बात की, ज़ियारत के पहाड़ों पर एक और मज़ीद अच्छी बर्फबारी नज़र आ रही है। इन बशमूल कोयटा पे भी एक अच्छा बारिश का स्पेल, और इस बात के इम्कानात भी अभी नज़र आ रहे हैं कि शायद कोयटा वैली में भी कोई थोड़ी बहुत स्नोफॉल हो जाए इंशाल्लाह। हम तो ये दुआ कर रहे हैं जैगम साहब। इसके साथ साथ ये जो मैदानी इलाके हैं उनके बारे में भी ज़रा बता दीजिए, वहाँ पर मौसम कैसा रह सकता है, वहाँ पर बारिश हो सकती है?
जी, इसके साथ साथ जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो पंजाब के जो साउथ वेस्ट एरियाज़ हैं जैसे बक्खर वगैरह और इसके मुलिका इलाके, इन इलाकों में एक और रेन स्पेल होने जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम केपी की बात करते हैं, केपी के जो शुमाली केपी की बात करते हैं और गिलियात या नॉर्दर्न पंजाब के पहाड़ों की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी जो है एक 24, 25, 26 तारीख को एक अच्छा और हैवी किस्म का रेनफॉल और स्नो का स्पेल आता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, तो इस दौरान जो वहाँ के लोकल लोग हैं या सयाह हैं, अब प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ वहाँ जाएं, क्योंकि इस दौरान जो है वो पहाड़ी तौदे गिरने का भी इम्कान हो सकता है और शदीद बर्फबारी में आपको। अच्छा ज़ैम, ये जो अभी स्पेल हुआ है, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ही हुआ है, उससे ज़्यादा हुआ है या उससे कम हुआ है, जो उस दिन हमारी बात हुई थी उसके मुताबिक? जी बिल्कुल, मैंने कहा था कि ये दरमियानी सिलसिला होगा और तकरीबन दरमियानी ही बारिश हुई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस बारिश से पहले पाकिस्तान का जो रेनफॉल था वो -97% पे था। तो इस रेनफॉल के बाद अभी जो कल बारिश हुई है उसके अभी हमने एनालिसिस अभी हो रहा है, उसका हमने डाटा इंक्लूड नहीं किया है। तो कल सुबह 8 बजे तक वो 97% वाली कहानी -71 पर आ गई। तकरीबन आप कह लें कि 25 से 28% बारिश जो है वो एड अप हो गई। तो कल का डाटा और उसके बाद आने वाली बारिश जब इसमें इंक्लूड होगी तो तवक्को इस बात है कि हम 50 और 40 माइनस तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम भी पूरी यही उम्मीद कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया आपका अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब। आपकी इजाज़त से सिर्फ एक छोटा सा सवाल मेरा, फसलें जो हमारी तैयार हैं अंजुम ज़ैगम साहब, इसके ऊपर कोई इसका पॉजिटिव असर पड़ा है? अब वो खदशे से निकल गए, हम जो अपने सिट्टे का जिक्र किया था कि शायद दाना छोटा बने, सिट्टा छोटा रह जाए, इस बारिश का कोई असर हुआ है उसके ऊपर? देखिए, अभी सिट्टा हमारा ग्रोथ पे है और ये बारिश बहुत अच्छी रही किसानों के लिए, स्पेशली गंदम के काश के इलाकों में। इसके साथ साथ जो हमारे बरानी इलाके जिनका पूरा दारोमदार ही बारिश के ऊपर होता है, तो ऑफ कोर्स वहां पर भी जो है ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। एक बात जहन में रखिएगा कि मिड ऑफ मार्च तक जो बारिशें मिलती हैं वो गंदम की फसल के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ताहम एंड ऑफ मार्च या अप्रैल के स्टार्ट में, क्योंकि तकरीबन स्टार्ट ऑफ अप्रैल से जो है वो पाकिस्तान के जनूबी इलाकों से जो है वो गंदम की कटाई शुरू हो जाती है। अगर उस दौरान बारिश होती है और उसके साथ अगर जालाबारी होती है तो वो हमारी फसल के लिए नुकसानदेह होता है। ताहम मिड ऑफ मार्च तक अगर कोई बारिश मिल रही है तो दैट इज गुड फॉर द हेल्थ ऑफ वीट क्रॉप। आई होप मिड ऑफ मार्च तक ही बारिश होती रहे। हम अपनी दुआओं में भी इस चीज़ को ना खास तौर पर स्पेसिफाई करेंगे कि अल्लाह मिड ऑफ मार्च तक बारिश हो। बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौसम की सूरत बता रहे थे। आगे आने वाले दिनों में एक और स्पेल जो है वो आ सकता है बारिश का, और आई होप अच्छा मौसम गुजरे। आगे रमजान भी आ रहा है, रमजान भी अच्छा, और ईद पे फिर बारिश की दुआ न कीजिएगा क्योंकि वो फसलों के लिए अच्छी नहीं है। ज़ैगम साहब सेड एक और बारिश रंजों की कल एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर भारत पहले खेलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ चूंकि बांग्लादेश पहले खेला तो रंजों की बारिश नहीं हुई। बहरहाल भारत ने कंफर्टेबली क्या होता है अच्छा रंज उर्दू में बोल रहा, मुझे याद है स्कूल में हम कहते थे हमारे मैम बुक से घर भूल आए हैं अपनी ना। ये गलत है वैसे, ग्रामेटिकली रॉन्ग रंजों, लेकिन रंजों की बारिश नहीं हुई। खैर तो और ब्रेकिंग आ गई है। अच्छा ठीक है, अपने लोग जी वेलकम बैक वंस अगेन। हमें जाना पड़ा था वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं उनका इंटरव्यू सुनने के लिए, लेकिन हम आ गए हैं वापस। और कल की हम बात कर रहे थे, कल का मैच चैंपियंस ट्रॉफी का भारत ने फातिहाना आगाज़ किया है। 6 विकेटों से शिकस्त दिया जी बांग्लादेश को, और शामी ने क्या ही आउट किए हैं, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद शुभमन गिल उनकी सेंचुरी, तो बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन साथ साथ डर भी लगना शुरू हो चुका है, और वो क्यों लग रहा है ज़रा बता दें। किस चीज़ का डर है? पाकिस्तान का डर है? पाकिस्तान पहुंच गया, डरा ना करें, हम नहीं होंगे बाहर। जैसी हमारी इंटेंशन लग रही है ना, आप डरा ना करें, बिल्कुल आपको मुतमईन करके हम देंगे। लेकिन चले यार, ऑल द बेस्ट हमें नहीं कहना चाहिए। अब अपने पर्सनल जज्बात रोकने पड़ते हैं समटाइम्स ऑन स्क्रीन और ऑन माइक, ने क्या करें। लेकिन हालत बुरी है हमारी टीम की, फिर ऊपर से इंजरीज हमें हिलने नहीं दे रही। खैर, चैंपियंस ट्रॉफी का जो कि तस्करा है, कल के मैच के बारे में आपको बताया। अब आज अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच है। आई सी अ बिट इंटरेस्टिंग मैच, देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। वंस अगेन नेशनल स्टेडियम कराची है, और अफगानिस्तान जिसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग कराची में मौजूद है, हम आपको बताएं, और साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली बहुत अच्छी टीम
टीम है, ये दोनों मद्दे मुकाबिल होंगे। इसके अलावा क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा, आपने तो खबरों में 3 दफा ऐसे बड़ी बड़ी हेडलाइंस दी होंगी, है ना? जी, सबसे बड़ा टाकरा होने जा रहा है। दो रिवायती हरीफ पाकिस्तानी टीम दुबई पहुंच गई है। बालाजी टीम आज ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी और 23 फरवरी को दुबई में ये मैच होने आपको एक बार फिर बताते चलें, आपको एक मरतबा फिर बताते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना दूसरी टीमों की हार जीत से मशरूत हो चुका है। जी हाँ, अगेन अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, फिर पाकिस्तानी टीम पहुंच गई। हम उस स्टेज पर पहले ही मैच के बाद पहुंच चुके हैं। वकार यूनुस जो है उन्होंने पेशगोई कर दिया और 10 स्पोर्ट्स के प्रोग्राम डीपी वर्ल्ड ड्रेसिंग रूम में उन्होंने कहा कि शॉर्ट फॉर्मेट में इतने बड़े मार्जिन से हारेंगे तो फिर ये तो होगा। और इंटरेस्टिंगली कल जो बाबर आजम के बारे में एक फॉर्मर प्लेयर ने कहा कि ये 90s की वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि बाबर आजम जैसी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जी विकेटें गिर रही थी तो रोकना था। बाबर आजम को अगर इतने एक्सपीरियंस के बाद भी यही करना है तो फिर क्या फायदा है? इतनी अच्छी एग्जांपल्स हैं हमारे पास बड़े प्लेयर्स की कि विकेटें गिरती हैं, वो परफॉर्म करते हैं, वो रन बनाते हैं कम स्ट्राइक रेट को लेके चलते हुए। खैर बढ़ते हैं आगे। और एक और जो इंपॉर्टेंट खबर, कल कंट्रोवर्सी कम खबर मुझे लगता है कि आईसीसी जिसे कहते हैं कि छोड़ नहीं रहा पाकिस्तान को, एक अंडर एक सर्टेन डिप्रेशन रखा हुआ है उसने, बिकॉज वहां पे वो है ना उनके आईसीसी की जो है ना उनके बड़े भाई। बता देते हैं खबर क्या है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के दरमियान मैच की नशरियात के दौरान इवेंट का लोगो जो था उसमें पाकिस्तान का नाम ना होने की गलती का एतराफ कर लिया और कहा है कि ये एक टेक्निकल एरर थी जिसकी वजह से ये नाम नहीं गया। और मैच के दौरान जो है वो नाजरीन ने ब्रॉडकास्ट में देखा कि एक रोज पहले इवेंट लोगो पर जो पाकिस्तान का नाम था वो भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेले गए मैच के दौरान मौजूद नहीं था। उन्होंने मान लिया कि भाई हमने गलती। पता है पुराने दौर में ना आप अपनी कंपनी के सीईओज और फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो है ना वो ध्यान से रखते थे। अब मुझे लगता है कि जो आपके ग्राफिक डिजाइनर्स हैं ना वो आप बहुत ध्यान से रखें। रिसेंटली पीआईए का इंसिडेंट हुआ था, आपको याद है, उसमें भी ग्राफिकल एक मिस्टेक तो नहीं थी, थोड़ी कंफ्यूजन थी। और ये भी कल आईसीसी ने कहा कि हमारे ग्राफिक डिजाइनर से हो गया ये, लेकिन हम इसको दोबारा से ठीक कर लेंगे। इंटेंट का मसला हो तो फिर क्या किया जाए? उसमें फिर चेयरमैन आईसीसी को बदला जाए। चेयरमैन आईसीसी को बदलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम फिलहाल फोकस करेंगे 23 फरवरी पर। आई होप हमारी टीम जो है उसके अंदर वो जज्बा हुब्बुल वतनी जागे। और आई एम श्योर आप तमाम लोग बहुत पेट्रियट हैं, बट स्टिल यहाँ पर जरा जरूरत है। 23 को दिन क्या बन रहा है? संडे बनता है। संडे बन रहा है, ओके। सो यू कैन हैव अ गुड संडे। कम अच्छा मैच है। हाफ मैच तक तो आप एंजॉय कर ही सकते हैं क्योंकि हाफ मैच तक सिचुएशन क्लियर नहीं होती ना। आधा मैच जब होता है तो आप अच्छा संडे एंजॉय कर सकते हैं। पहले से ही जख्मों पे नमक छिड़कना हमने शुरू कर पहले से। अल्लाह खैर करेगा। पैवस्ता है शजर से उम्मीदें बहार है हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ सियासत को डिस्कस करते हैं बिकॉज यू वांट अस टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स आफ्टर क्रिकेट और क्रिकेट आफ्टर पॉलिटिक्स। आज हम पॉलिटिक्स की बात बाद में कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है ना वो बानी तहरीक इंसाफ हैं, उनसे उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली है। जुनैद अकबर साहब ये कहते हैं कि जो अपोजिशन जमातें हैं उनका ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, जल्द अवाम को खुशखबरी देंगे और जो गलत काम करता है हम उसके साथ नहीं है। नफरतें दूरियां किसी के लिए ठीक नहीं है। ताहम उन्होंने एक अच्छी बात की कि इख्तिलाफ राय का हक तो सबको है, किसी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। इस बात के ऊपर उन्होंने बात किया है। ये बात उन्होंने किया वो फवाद चौधरी और उसके साथ साथ जो शुएब शाहीन के दरमियान जो मामला होता है उसके ऊपर उन्होंने ये बात की थी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब। उनसे ज़रा इस मामले पर बात कर लेते हैं। साथ साथ जो जलसे के लिए कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मीनार पाकिस्तान पर, उस पर क्या डेवलपमेंट हुई है उस बारे में भी बात करेंगे। शौकत साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के बारे में जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान लंबी छुट्टी पर बाहर जा रहे हैं। जमात इस्लामी ने भी इनकार कर दिया है, तो फिर और कौन सी जमातें शामिल होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए इनकार किसी ने नहीं किया है। जाहिर है जब मुख्तलिफ नजरियात रखने वाली पार्टियां जब आप एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं तो हर एक के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। डेफिनेटली उस पर टाइम लगता है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ग्रैंड अलायंस बन जाएगा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। हर बंदा अगर अपने प्लेटफॉर्म से ही स्ट्रगल करेगा तो ये तो हुकूमत को टाइम देने वाली बात हो गई ना। तो मेरा नहीं ख्याल है कि साहब या जमात इस्लामी या कोई और पार्टियां जो है वो इस तरह करेगी। बाकी तहफ़्फ़ुज़ात है तो मिल बैठ के जब आप बातचीत करते हैं तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाते हैं। और देखिए हमेशा इत्तेहाद बनता है कुछ नुकात के ऊपर, सारे नुकात तो नहीं हो सकते हैं। और मैं एक्चुअली शौकत साहब यही जानना चाहिए थी किन नुकात पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इत्तेहाद हो जाएगा? देखिए 2 नुकात तो बड़े इम्पोर्टेंट है ना मेरे ख्याल से। एक तो ये कि फ्रेश इलेक्शन अगर ये चाहें सारी पार्टियां तो हमें भी कोई एतराज नहीं, जो मेन नुकता हो सकता है मेरे ख्याल से। और दूसरा नुकता ये कि अगर ये पार्टियां चाहती हैं कि ये हुकूमत खत्म हो जाए
तो हम भी चाहते हैं कि खत्म हो जाए। तो ये दो नुकात तो ऐसे कि इस पे तो किसी को इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता है। तो कम से कम नुकात के ऊपर भी इत्तेहाद हो सकता है, और ये दो बड़े इंपॉर्टेंट नुकात मैं समझता हूँ इस पे इत्तेहाद हो सकता है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा जलसे की जानिब आ जाएं। वंस अगेन इजाज़त नहीं मिल रही आपको जलसे की, दूसरी जानिब आपको लगता है कि जलसे ही इसका सोल्यूशन है? लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि पंजाब से ख़ासतौर पे इतनी ऑडियंस पुल नहीं हुई थी, केपी से तो डेफिनेटली हुई थी। तो आपको क्यों लगता है कि जो मीनार पाकिस्तान का जलसा एक कलीदी रोल प्ले कर सकता है आपकी मज़ामती सियासत को तक़वियत देने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि पंजाब के अंदर तो बहुत बड़ी फस्तायत हो रही है ना। आपको पता है हमारे वर्करों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, हामिद रजा साहब के घर पे छापे मारे जा रहे हैं, उजरे पे बहुत सारे लीडर्स को डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम इनको चैलेंज करते हैं, जो ये कहते हैं ना कि लोग नहीं निकल रहे हैं, तो इजाजत दे दे। मतलब खौफ तो हमें होना चाहिए, इनको तो नहीं होना चाहिए कि भाई हम पता नहीं हमारा जलसा कामयाब नहीं होता है। ये तो खुद कह रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं कि जी जलसा कामयाब नहीं हो सकता, ये आप हमें इजाजत दे दें। ये हमारा मसला है ना, आपका मसला तो नहीं है, पता चल जाएगा। लेकिन ये जो सेंट्रल लीडरशिप का क्राइसिस है शौकत यूसुफ साहब आपकी पार्टी के अंदर, ये न सिर्फ हल आप ऑफ एंड ऑन आते रहते हैं और कहते रहते हैं ऐसा नहीं है, अब आपको भी पता है ऐसा है। कल हमने फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू किया परसों, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि आपकी जो मर्कजी लीडरशिप है, सलमान अकरम राजा हो गए, बैरिस्टर शाहीन हो गए, 3-4 और नाम उन्होंने, बैरिस्टर गौहर हो गए, उन्होंने कहा ये तो आज़ाद घूमते फिरते हैं, वकास अकरम साहब भी इसमें शामिल हैं, हम जैसे लोगों पे पाबंदी है, ज़ेरे अताब हम आए, आप भी उसी लॉट का हिस्सा है जिसका समहाउ फवाद थे, आप ज़्यादा पुराने हैं फवाद से, लेकिन आपने इकट्ठे हुकूमत भी की और पॉलिटिक्स भी की है। तो आप समझते हैं कि फवाद के जो कंसर्न्स हैं इस वक्त की आपकी मरकजी लीडरशिप के ऊपर, वो दुरुस्त है कि वो तो आज़ाद हैं, उनको कहीं ना कहीं से कोई आशीर्वाद हासिल है, जबकि फवाद चौधरी जैसे लोग शायद थोड़े ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त, ऐसा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है जी। देखिए, तहरीक इंसाफ में एक चीज़ नोट कर रहे हैं आप, शुरू से जब से तहरीक इंसाफ बनी है, ये इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब ये कि अगर कोई ये समझे कि लीडरशिप में इख्तिलाफात हैं, लड़ाइयाँ हैं, तो 2-3-4 लोग हैं, उनसे क्या फ़र्क पड़ेगा पार्टी के उसके हैयत के ऊपर। मुझे तो नहीं लगता है कि पार्टी से कोई सफ़र हो रही है या कोई तहरीक पे असर पड़ेगा। लोग इमरान खान के लिए निकलते हैं, काल इमरान खान देता है हमेशा, उसी काल के ऊपर लोग लब्बैक कह के निकलते हैं। वो लीडर को नहीं देखते हैं कि हमें लीड कौन कर रहा है, वो ये देखते हैं कि इमरान खान ने काल दिए। तो मेरा ख्याल ये कि आपकी लीडरशिप के ऊपर आपके वर्कर का बहुत ज़्यादा एतराज़ है, अली अमीन के ऊपर भी, और ख़ास तौर पे ये जो आपका डी चौक इंसिडेंट था इसको लेकर भी लोग लीडरशिप से नाला हैं। और फवाद चौधरी जैसे लोग तो पॉलिटिक्स ही इस पे कर रहे हैं कि आप इमरान खान को बाहर नहीं, ये आपसे मुराद ये जो लीडरशिप जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नहीं आने देना चाहती, उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। वो तो इस हवाले से एक पूरी तहरीक फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं जो इस पर अमल कराएगी खान साहब को बाहर लाने के लिए। नहीं, मेरे ख्याल से देखें, कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए ना, लीडरशिप वही तस्दीक की जाएगी जिसको इमरान खान नॉमिनेट करेगा। अब इन तमाम लोगों को जिनका आपने नाम लिया, इमरान खान ने नॉमिनेट किया, इमरान खान का उन पे एतमाद है, तो वर्कर का एतमाद भी उन्हीं पे ऊपर होता है जो इमरान खान कहता है। आपका एतमाद है शौकत साहब? आपका एतमाद है? आपने अली अमीन गंडापुर की बात की, एक मिनट, आपने अली अमीन गंडापुर की बात की। देखिए, वो बंदा हर तहरीक में गया है, शामिल हुआ है, खुद रहा है। अब देखिए, कुछ कमी पेशी होती है और कुछ एक्सपीरियंस का भी इश्यूज होता है, लेकिन ये कि अली अमीन गंडापुर कहीं पीछे नहीं हटे हैं, हमेशा अपनी तारीख। अच्छा शौकत साहब, एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब मैं चाहूंगी। पहले जब पीटीआई मुज़ाकरात के लिए जा रही थी तो ये भी कहा गया था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, मुतालबात नहीं माने जाते, तो रेमिटेंसेज आना बंद हो जाएंगी। रिसेंटली खबर आई है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको कहा है कि आप रेमिटेंसेज भेजें ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ समझ नहीं आया, क्या मुतालबात तब्दील हो गए हैं? वैसे बहुत अच्छी बात है अगर वो ये अपील कर रहे हैं, बट इस पे आपका स्टांस क्या है? देखिए, ये पॉलिसी मैटर्स होते हैं, रेमिटेंसेस तो मुल्क के लिए अहम है, लेकिन बदकिस्मती ये है ना कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो आप पैसे भेजेंगे भी तो पैसे, देखे ना, ये तो हर पाकिस्तानी का फर्ज बनता है अपने मुल्क को सपोर्ट करे, लेकिन यहाँ मसला ये है कि आपका तो निजाम ही बदल है, लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, इन्वेस्टर भाग रहा है, इनसिक्योरिटी हो रही है। तो इसलिए कि जो कहा जाता है ना कि थोड़ा सा प्रेशर डाल के इनको इनका किबला दुरुस्त किया जाए। और अब आप देखें, बहुत बड़ी मुश्किल में है गवर्नमेंट,
इतनी मुश्किल में है कि इनके पास देखें, अभी सिर्फ 2 सालों में अगर आप जिक्र किया जाए ना, सिर्फ 2 साल ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि रेमिटेंसेस ना भेजने से हुकूमत की मुश्किलात में क्या ये इजाफा होगा, पाकिस्तान की मुश्किलात में बहुत ही इजाफा होगा, हम सबको ये पता है और उसमें हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं। बताओ 27,000 अरब का कर्जा लिया है हुकूमत ने, $1 अरब का कर्जा अब और ले रही है। तो ये जो तबाही मचा रही है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? कोई पूछेगा पाकिस्तानी क्यों? हमारा पूछने का हक नहीं है। बिल्कुल हक है, टैक्स पेयर्स का हक है, उनका पूछने का हक नहीं है। वो तो पूछ रहे हैं ना कि जी आपने क्या रिलीफ क्या दिया है आवाम को? 27,000 अरब का कर्जा लेके आपने कहाँ लगाया वो पैसा? ऑलराइट यूसुफ भाई साहब, बहुत शुक्रिया। लोग फिर भी बड़ी तादाद में रेमिटेंसेस तो भेजना हर महीने इसमें इजाफा हो रहा है। शौकत साहब, थैंक यू सो मच। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि गवर्नमेंट जो है उसको मुश्किल में डालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन खुद मुझे मुश्किल में लग रही है। लेकिन लीडरशिप के दरमियान इख्तलाफात अभी तक मौजूद हैं और अब तो खुल के सामने आ गए हैं तहरीक इंसाफ के। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, आपको आगाह रखेंगे। फिर वक्त एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सोशल मीडिया हम जानते हैं उसने बहुत से लोगों की ज़िंदगी को तब्दील किया है, बहुत से स्टार्स हमारे सामने आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हमारे सामने आए हैं या वो स्टार बनकर उभरे हैं जिनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो रहते तो बड़ी ही सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, गाँव में टाउन्स में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कंटेंट इस तरह का प्रोड्यूस करते हैं जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही कुछ मेहमानों से आज हमने मुलाकात आपकी करवानी जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके लिए एक डायलॉग जो है वो बड़ा फेमस है, या हम ये कह सकते हैं कि उनको कहा जाता है दुआ के पापा। दुआ के पापा। तो वो जिस सादगी का आप जिक्र करें ना, उस सादगी पे तो आप फिदा हैं कि उनके 1 करोड़ से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं जो उनको सब्सक्राइब किए बैठे हैं। थोड़ा सा उनके काम का ग्लिम्स आपको दिखाते हैं। हमें मोहम्मद अरशद साहब ज्वाइन करें स्टूडियोज के अंदर और उनके साथ एक सरप्राइज पैकेज भी है जो हमें ज्वाइन करिए। आप जरा ये देखिए, वापस आइए। क्या जुमलों की जबरदस्त टाइमिंग है, क्या जबरदस्त एडिट है और इस सादगी में ही वो वकार है जिसका हम तस्करा कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एंटरटेनमेंट भी है, उसके साथ साथ लर्निंग भी है तमाम देखने वालों के लिए, स्पेशली अगर हम बच्चों की बात करें। और एक चीज़, एक लड़ाई जो मैंने इनकी अक्सर वीडियोज़ में देखी है वो बहन भाइयों की आपस में होती है। थैंक यू सो मच अर्शी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। द फेमस दुआ भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज के अंदर। देखते हैं कितनी देर मौजूद रहती है। ये फ्रेम से बाहर ही ना चली जाए। ये लड़ाई सबसे पहले रहती है, दुआ को बड़ा बुरा लगता है जब ज़ैनब के पापा भाभी कह रही होती है। तो ये अब आपने क्या फिर सोचा है, ज़ैनब के पापा बन के रहना है, मोहम्मद के पापा या दुआ के पापा? असल में हर बच्चे की ख्वाहिश होती है, क्योंकि हमारे कल्चर में ये होता है कि बड़ा बेटा हो या बड़ी बेटी हो, बेगम शोहर को उस बेटी या बेटे के नाम से पुकारती है। तो जाहिर है अगर बेगम कहती होगी ज़ैनब के पापा, तो दुआ के दिल में भी आता होगा कि मामा कहे दुआ के पापा। तो बस ये इसी तरह से दुआ ने पहले आपको कहा था कि ना मामा जो है ना इस तरह से कहती है तो इस पे हम वीडियो बनाते हैं, या फिर खुद ही आपने सोचा कि मैं वीडियो बनवाता हूं? नहीं, ये मेरे जहन में खुद ही आइडिया आया था। दुआ ने कभी आज तक नहीं गिला किया कि दुआ के पापा क्यों नहीं कहते हैं। तो वैसे वीडियो में था थोड़ा इस तरह हमने दिखाया, लेकिन दुआ ने कभी तो वैसे दुआ, वैसे कैमरे पे दुआ क्या हाल है, आप ठीक हो? कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? जब आपने पापा से कहा था कि दुआ के पापा कहा करें, फिर इन्होंने कहना शुरू किया आपकी मम्मा ने? बताओ। अभी हमारी सेट डिजाइनिंग में हमें हमारी सेट चेंज करिए, आपको सेट नहीं पसंद आ रहा है, इट्स ओके, यू कैन डू इट। आपसे पूछा जाता होगा सफर शुरू कहाँ से हुआ और कब लगा कि नाउ यू आर अ सोशल मीडिया स्टार और दुआ ज़ैनब अब हिट हो गए? कब लगा? स्टार्ट तो हमने आज से, ये इस रमज़ान में हो जाएंगे 2 साल हो जाएंगे। अच्छा। कमरी लिहाज से, अच्छा, शमसी लिहाज से अभी 2 साल नहीं होंगे। तो लेकिन 2.5 महीने बाद ही हमारे व्यूज़ जो अच्छे आना शुरू हो गए थे वीडियो पे, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं लगता कि हम स्टार हैं। अच्छा, अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं और 2 साल में 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स। लोगों का ख्वाब होता है 1 मिलियन तक पहुंचना, लोग बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ, अभी पिछले दिनों में बात हो रही थी कि लोगों पे ये एक बदतरीन इल्ज़ाम है जो लगाया जाता है कि भाई लोग जो देखना पसंद करते हैं हम वो दिखा रहे हैं। तो हमने जो बनाया, हमने ये नहीं देखा कि लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। हमने एक अच्छा कंटेंट बनाया जिसमें मुआशरे की इस्लाह हो, बच्चों की तरबियत हो, हमने बनाया तो लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो अच्छा भाई, बुनियादी तौर पे आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीज़ है जिसने ज़्यादा क्लिक किया? आपका अपना हुलिया उससे कनेक्ट किया, आपके बच्चों का रहन सहन, आपका घर, फैमिली? बुनियादी तौर पे ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल बनाया? मेरे ख्याल में हमारे कंटेंट से जो नज़र आती है हमारी सादगी और अच्छे अच्छे जुमले।
अब आके लोग कहते हैं कि आप लोगों में थोड़ी चेंजिंग आनी चाहिए, घर आपका इस्लामाबाद या लाहौर में होना चाहिए, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। अभी तक नहीं वो तो हो गया। नहीं, गाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, घर चेंज नहीं किया, वही घर तो उधर ही है हमारा। अच्छा। तो कहते हैं आपको थोड़ा बच्चों को इंग्लिश बोलें, थोड़ा एटीट्यूड आए, लगे कि आप लोग स्टार हैं। तो आपके पास बेसिकली 3 एक्टर्स हैं, आपके और वाइफ के अलावा 3 और एक्टर्स हैं जिनसे आपने काम लेना होता है। बेस्ट एक्टर कौन है इन तीनों में से? बेस्ट एक्टर जो आपको बीइंग डायरेक्टर ज्यादा तंग नहीं करता, जिसके साथ मेरे लिए काम करना आसान होता वो ज़ैनब है। अच्छा, ज़ैनब है। लेकिन लोग चाहते हैं दुआ जो है ना हर जगह पे आपके साथ होती है। दुआ जो कंटेंट में काम करती है वो तो मुझे पता है ना कितना मुश्किल करवाते हैं उससे। क्या इसका मूड नहीं होता? जैसे अब मूडी है, मूड में बैठी है। मूड होता है। अच्छा, ये छोटी है। अभी तो आप लोग इधर काफी लोग हैं ना जिनको ये नहीं जानती। ठीक है। क्योंकि हम रहते हैं खेतों में, अकेले लोगों का घर है। उधर भी 4 लोग आ जाएं तो बच्चे नर्वस हो जाते हैं गैदरिंग में। तो इधर भी हम इसे कहेंगे ना ये वाला डायलॉग बोलो, इस तरह रिएक्शन करो, तो नहीं करेगी। अच्छा। मैं हूँ, बेगम हो तो ज़ैनब मोहम्मद हो, तो उधर इसका मूड बन जाता है। अपना कंफर्ट लेवल अपने बहन भाइयों के बीच में। हालांकि इसके चाचू भी हो ना तो कहेगी नहीं चाचू देख रहे हैं, बच्चे जिस तरह शर्माते हैं फिर उस तरह। अच्छा अर्शद भाई, जिंदगी में क्या तब्दीली आई है यूट्यूब से पहले और यूट्यूब के बाद, स्पेशली स्टार बनने के बाद? मैं समझता हूँ कि हमारे मजाज में, हमारे अखलाक में, हमारे किरदार में कोई भी तब्दीली नहीं आई। जिस तरह का कंटेंट में था उसी तरह का। फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली बहुत तब्दीली आई है, हालात अच्छे हुए हैं, बेहतर से बेहतर हो रहे हैं, घर अच्छा। एक मालदार आदमी के लिए सादगी से रहना पाकिस्तान में मसला हो जाता है ना, हासिदीन भी होते हैं, फिर सिक्योरिटी की भी मसाइल होते हैं। हमारे यहाँ तो यूट्यूबर साथ साथ डाले लेके घूमते हैं, 4-4, 6-6 गार्ड लेके घूमते हैं। आपका ऐसा नहीं है? इस तरह का मुश्किल नहीं होती ऐसे? नहीं, कोई मुश्किल नहीं होता। ये है कि मालदार आदमी के लिए शरीफ बन के रहना, जिंदगी गुजारना थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा कुछ लोग इस तरह भी करते हैं दिखावे के लिए। हाँ, दिखावे के लोग समझें कि ये कोई जगह टाइप और बदमाश टाइप आदमी है, इसके करीब नहीं जाना। हाँ, या पैसा है तो नजर तो आएगा है मेरे पास। कितनी टीम मेंबर्स हैं आपके? तकरीबन 15-16 लोग हैं। 15-16 लोगों की टीम है, माशाल्लाह। और कितना कंटेंट टारगेट होता है कि 1 महीने के अंदर देना? ये तकरीबन या 1 दिन के अंदर या वीकली की एक वीडियो हम बनाते हैं बस। और आपका जो फॉर्मेट है वो शॉर्टर फॉर्मेट है और वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। नहीं। इसकी क्या वजह? शुरू से किसी ने गाइड किया था कि रील्स बनाओ कम ड्यूरेशन की, या चली तो फिर आपने कहा आप इसी पे फोकस करते हैं? और मैंने सुना है कि जो रील्स है इससे कंपैरेटिवली यूट्यूब कम इनकम जनरेट करता है एज कम्पेयर टू जो लंबे वीडियोस होते हैं। इस पे जरा शॉर्ट वीडियो है ना जो उस पर अर्निंग कम है। अच्छा। लेकिन लॉन्ग हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उसमें कोई हम मैसेज नहीं दे पाते। व्लॉग होते हैं वो अभी हम खाना खा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो खेल रहे हैं, तो शॉर्ट में हम उसमें एक मैसेज दे पाते हैं कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, कैसे। अच्छा, लोग तो वैसे ज्यादा इनकम जनरेट करने के लिए फोकस करते हैं वीलॉग्स करने पर, लंबे लंबे वीलॉग्स करने पर। व्लॉग तो हम नहीं बनाते, कभी 1 महीने में 1 आधा बना लेते हैं, तो रील्स ही बनाते हैं क्योंकि ये शॉर्ट पे इतनी भी काम नहीं है कि गुजारा ना। नहीं बिल्कुल डेफिनेटली है, लेकिन कंपैरेटिवली अच्छा आप तो बहुत से लोगों के काम है, वैसे इतनी काम नहीं है कि हम कहें कि ना होने के बराबर। आप तो बहुत से लोगों के फेवरेट यूट्यूबर हैं, आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारे जिस तरह के हाल हुए हैं, हमारे फेवरेट यूट्यूबर वही हैं जो दीन का काम कर रहे हैं यूट्यूब पे। फैमिली को कब आपने इंक्लूड किया अपने व्लॉग्स के अंदर या रील्स के अंदर, या शुरू से बच्चे और बेगम साहिबा साथ थी? मेरे ख्याल में मैंने 20 या 15-20 वीडियो बनाई थी। अच्छा। जिसमें मैं अकेला ही आता था, कोई हदीस या कुरान की आयत। वो चल रही थी या वो नहीं क्लिक कर रही थी? वो चल रही थी लेकिन मिलियंस में व्यूज नहीं आ रहे थे। अच्छा। तो फिर मेरे जहन में आइडिया आया कि क्यों ना जिस तरह ये तुर्की और बाकी ममालिक इस्लामिक फिल्में बनाते हैं तो मैं भी फिल्में बनाऊं, लेकिन छोटी छोटी। ठीक है, शॉर्ट फिल्म। तो उसमें मैंने बेगम का किरदार लिया, बच्चों का, और अपना तो फैमिली जो कंटेंट था वो मैंने बनाया। इससे पहले आप क्या किया करते थे यूट्यूब से पहले? इससे पहले मैं जॉब किया करता था फैक्ट्री में, गोलकीपर ग्लव्स की स्टिचिंग का काम करता था। अच्छा। तो आपकी अर्निंग होगी 8-10 हज़ार रुपए, 15 हज़ार रुपए महीना? वो भी क्योंकि एक पूरा डिपार्टमेंट था जो मैं चलाता था। अच्छा, ओके। डिपार्टमेंट हेड। ग्लव्स की स्टिचिंग का आखिरी एक काम होता था वो मेरे वाले था, तो 1-2 बंदा होता था मेरे साथ, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी अर्निंग। तो सर अब कैसे लगता है 2-4 फैक्ट्रियां तो आप वैसे ही लगा लेंगे माशाल्लाह। कैसी फील है यार, ये चेंज कैसा है अर्शद भाई? मैं आते हुए ये बात कर रहा था, बारिश हो रही थी ना। रात से तकरीबन बारिश हो रही है 5-6 घंटों से। तो मैं माजिद भाई से, छोटे भाई हैं, वो कह रहा था कि जब पहले बारिश होती थी ना इन हालात से पहले, जब हम फैक्ट्रियों में काम पे जाते थे, तो
तो जाना पड़ता था मजबूरन भी, ये नहीं होता था कि आज जी मजबूरी है या बारिश है, तो मोटरसाइकिल पे जाते थे, भीगते हुए जाते थे, साथ एक लिफाफे में कपड़े बांध लेते थे कि उधर जाके तब्दील करेंगे। तो जाते हुए हम कहते थे यार गाड़ी, असल ज़िंदगी बारिश का एंजॉय तो ये गाड़ियों वाले लोग कर रहे हैं। तो आज वो याद आया वो ज़माना, तो मैंने कहा यार अल्लाह सब मोटरसाइकिल वालों को, साइकिल वालों को अल्लाह बड़ा रहीम है। अब ये बारिश का वो शायद कोई ऐसा ही जुमला किसी बारिश में बोला होगा आपने और अल्लाह ने कहा होगा कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मुस्तकबिल रखा है। नहीं, बहुत अच्छा, और आपकी शख्सियत को देख के लगता भी है। आगे क्या प्लान्स हैं? क्योंकि यूट्यूब के फॉर्मेट्स के हवाले से या टॉपिक्स के हवाले से कहा जाता है इनकी लाइफ स्पैन बड़ा थोड़ा है, तो आपकी कंटेंट है उसमें बहुत सारे पहलू निकल सकते हैं। आपका क्या प्लान है आगे? असल में सोशल मीडिया पे आने से पहले मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं आऊँगा, और आज भी मेरा कोई प्लान नहीं है कि आगे क्या करना है। सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला बेहतर कर रहे हैं, बेहतर करेंगे। अच्छा अरशद भाई, हमारे जो है ना बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो तनकीद भी करते हैं फैमिली व्लॉगिंग, फैमिली वीडियो बनाने के ऊपर, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? असल में मैं समझता हूँ कि एक हमारा काम है जो हम कर रहे हैं, एक उनका काम है वो जो वो कर रहे हैं। ठीक, हम अपना काम करते रहेंगे, वो अपना काम, और देखने वाले पे मुनस्सिर है कि वो क्या देखना चाहता है या क्या देखता है। अगर हमारा अच्छा काम है तो समझदार लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक, तो जिन लोगों को पसंद नहीं आ रहा वो तनकीद कर रहे हैं। और मैं ज़ाती तौर पे अरशद भाई ये भी समझता हूँ कि आपको एंटरटेनमेंट में और इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा फर्क भी करना चाहिए। एंटरटेनर्स का एक अपना जॉनरा है, आपका एक अपना है, लेकिन वी रिस्पेक्ट एवरीवन। बहरहाल इम्पैक्ट तो होता है ना, अगर इतनी बड़ी फॉलोइंग है, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं। आप इजाजत दें तो चीफ गेस्ट साहिबा अगर हमारे से थोड़ी सी बात कर लें, बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी अरशद भाई आप ही अगर दुआ साहिबा से गुजारिश करें, कुछ हमें कंटेंट तो दे दें। दुआ आप इससे बात करो। कैसी आप? ठीक है, मजा आ रहा है आपको खेलते हुए? दुआ, वीडियो बनाना कैसा लगता है बच्चे? अच्छा। पापा ज्यादा तंग तो नहीं करते कि चलो वीडियो बनाना है बस उठ जाओ, अब मजीद नहीं सोना? आप दुआ के पापा कहते हैं या नहीं कहते? नहीं कहते। एक और बात भी है, जब पापा वीडियो बनाते हैं उसके बाद कोई चॉकलेट वगैरह, कोई टॉफीज वगैरह लेके देते हैं? कुछ नहीं देते? मैंने सुना नात आती है दुआ को। दुआ नात सुनाओ? नात भी पढ़ते हो? दुआ सुनाओ, थोड़ा सा सुनाओ हमें। नूर वाला आया, नूर वाला आया सुनाए। चले जी, बिस्मिल्लाह। तो मैं भी आपके साथ पढ़ता हूँ। चले आज ठीक है। अभी दुआ इशारों से बातें कर रही है। अच्छा, तो दुआ को अपना भाई ज्यादा अच्छा लगता है या अपनी बहन ज्यादा अच्छी लगती है? आपको कौन अच्छा लगता है? दुआ आपकी ज़ैनब अच्छी लगती है कि मोहम्मद भाई? मोहम्मद भाई। अच्छा, मामा पापा ज्यादा अच्छा कौन लगता है, मामा या पापा? दोनों। बताओ दुआ। असल में आपका जो सेट है ना, ये सेट होने वाला, वो उसका बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। नहीं तो आप जो मोहम्मद भाई हैं वो ज्यादा क्यों अच्छे लगते हैं? ज़ैनब आप ही लड़ाई करती है? ज़ैनब आप ही, आप अगर देख रही हैं तो आप दुआ से लड़ाई ना क्या करें। अच्छा दुआ, आप हमें कोई अच्छी सी नात सुना दो, एक लाइन। नूर वाला सुना। नूर वाला आया, दुआ बहुत अच्छी पढ़ती है। नूर वाला सुना। चलो सुनाओ, सुनाओ बेटा। दुआ हम दोनों पढ़ें? दोनों पढ़ते हैं। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, आगे क्या था? आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। दुआ प्रोसेसिंग करिए। खैर बहुत मुश्किल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, बीइंग एन एंकर, बीइंग अ होस्ट, बच्चों से बात करना। तो ये भी दुआ की बड़ी मेहरबानी है कि वो हमें टाइम दे रही है और बात करिए। अच्छा अरशद भाई, जब आप जॉब कर रहे थे, आप कह रहे थे आपकी जॉब उस वक्त के लिहाज से अच्छी जॉब थी, आप एक डिपार्टमेंट को हेड करते थे, कब आपने फैसला किया कि अरशद भाई आप जॉब छोड़ दो, अब काम दूसरी तरफ ठीक हो गया? कब आपने जॉब क्विट कर दी? असल में मैं ना अपने घर की जो ज़िंदगी थी ना, इससे पहले वो अपनी मर्ज़ी से गुजार रहा था, लेकिन जब सोशल मीडिया पे आया तो आपको पता है कोई भी सोशल मीडिया स्टार आप लोग भी हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से ये सारा कुछ नहीं कर रहे, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं प्लानिंग करने वाले। तो मैं जब आया था तो मेरे छोटे भाई वो मुझे सारे मैनेज करते थे सारा। अच्छा। तो इनके अलावा एक दो मैनेजर और हैं जिनको उनको भी माजिद भाई चला रहे हैं कि हमने किस तरह कंटेंट बनाना है, किस तरह चीज़ों से बुरी पीछे जो ब्रेन है वो माजिद भाई का भी है। हाँ, माजिद भाई अच्छा। का सारी चीज़ें वही मैनेज। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, टाइम वेस्ट कर रहे हो, छाड़ दो? हाँ, आज वो कौन थे? वो भी थे कोई? नहीं, आज तक ना किसी रिश्तेदार ने कहा, मुहल्लेदार तो है, हमारी भाभी ने भी नहीं कहा कि नौकरी करो, किन चक्करों में भाभी ने भी नहीं कहा, कभी किसी ने नहीं। असल में मैं समझता हूँ कि हमारा कंटेंट इस तरह का नहीं है कि लोग कहें कि तुसी केड़ियां नवी हरकतां शुरू कर नहीं, लेकिन मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ ना कि टाइम बहुत लगता है ना, कि आप इतना टाइम उसको दे रहे हो तो लोग कहते हैं भाई इसमें क्या फायदा है, नौकरी करो, क्या टाइम जाया कर रहे हो? इस कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूं। नहीं, ना स्टार्ट में कभी किसी ने कहा था, ना हमें लगा था। जॉब छोड़ने पर भी किसी ने नहीं कहा? जॉब तो मैंने उस वक्त छोड़ी थी जब यूट्यूब की पहली अर्निंग आ चुकी थी।
उसके बाद कितनी आई थी? कंटेंट मैं बना रहा था और जॉब पे भी जा रहा था। पहली अर्निंग कितनी आई थी? पहली अर्निंग 2.5 लाख से ऊपर थी। आखिरी और लास्ट और आखिरी मेरा ख्याल अब तो पता ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ से आ रही है। तो सिलसिला जो है इस अर्निंग को लेकर कोई ऐसा बाजुकात होता है ना आपके जहन में एक ऐसी सोच भी आती है क्योंकि तामीरी पहलू जो कि बड़ा ज़ाती अमल है, लोग चैरिटीज़ भी करते हैं, ऐसा भी कुछ सिलसिला साथ साथ चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह? या कुछ ख्याल है कि माशरे में कोई ज़्यादा तामीरी करूँ, अल्लाह ने इतना नवाजा है? हमने कार खैर से एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, उसमें बेवा औरतें हैं जो अच्छा जिन पर बच्चों की जिम्मेदारी भी है, ठीक है, उनको महाना वजीफे के तौर पे देते हैं। अच्छा माशाल्लाह। और मर्दों में वो मर्द जो इमाम मस्जिद हैं, ठीक है, लेकिन बाल बच्चों वाले हैं, ठीक है, दीन से लेकिन उनकी तनख्वाह 20,000 या 20,000 से कम है तो उनको महाना देते हैं। उनको आप देते हैं। और तीसरा ये कि अपने रिश्तेदारों में जो साहब इस्तात नहीं है, जो सबसे पहले हक होता है, सदका व ज़कात के मुस्तहक हैं, उनको हमने ऐड किया हुआ है। काफी लोग हैं जिनको बेहतरीन दुआ जो है ना वो एंजॉय कर रही है, बाहर जा रही है, फ्रेम से दुआ की मौजें लगी में वापस आ रही है। पहली अर्निंग के बारे में हम क्योंकि बात कर रहे थे, थोड़ा सा जो देखने वाले हैं यूट्यूबर्स हैं गिव अप भी कर देते हैं ना, दिल भी छोड़ देते हैं, यार आ ही नहीं रहे पैसे, क्या मैंने इतना टाइम लगाया, इतनी वीडियोस बनाई। पहली अर्निंग कितने टाइम के बाद आई थी? मेरी पहली अर्निंग तकरीबन 3-3.5 माह बाद आ गई थी। अच्छा, 3-3.5 महीने के बाद। और उस वक्त वॉच आवर्स पूरे हुए कितना टाइम हुआ था? वो तो 2.5 महीने से पहले हो गया था। 10 मिलियन उस पे व्यूज आने थे हमारा, क्योंकि शॉर्ट चैनल था। लॉन्ग पे तो होता है ना 1000 सब्सक्राइबर हो, 4000 घंटे टाइम हो, तो शॉर्ट पे होता है कि 10 मिलियन 10 मिलियन व्यूज आ जाए तो 90 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, तो वो आगे टेक्निकल टिप्स हैं? वैसे तो माजिद भाई टेक्निकल एंगल देखते हैं, लेकिन कोई टेक्निकल टिप्स हैं नए लोगों के लिए, किसी का कोई फायदा हो जाए? कैसे पहुंचे लोग? तरसते हैं पहले मिलियन या कोई भी ऐसा टिप जो हेल्प करे? यही है कि मैं पहले भी कह रहा था कि सबसे पहले ये देखें कि हमने अच्छा कंटेंट बनाना है, और दूसरा ये देखें कि यूनिक बनाना है, ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, तो वो इंशाल्लाह चले। तो अर्शद भाई छोटा सा कुछ स्किट दुआ के साथ परफॉर्म हो सकता है? अभी कोई 2-4 जुमले ऐसे हों जिस तरह आपने अंदाज में बोल करिए ना, हमारे नाज़रीन के लिए जरा कुछ लाइट सा, कुछ हल्का 1-2 जुमले। दुआ नहीं करेगी, मैं तो कर लूंगा। आप दुआ के वो दुआ बन जाए ना, फिर आप दुआ की बेटा दुआ बन जाए ना, मैं दुआ बन जाती हूँ। चले, वी हैव अ बड़ी दुआ। चलें क्या पानी पीना, ये लो पानी। चलो जी, उसने बात लाइव शो है भाई हमारा, ये लो। परेशान नहीं होना, दुआ आपको ये पीना है, इसमें पीना है। चले आप ले लो जो चाहिए, ले लो जिसमें भी पीना है। अच्छा, कोई जुमला अपना जो बड़ा फेमस हो आपका? यूजुअली जुमला कौन सा फेमस होगा? यही होगा कि दुआ को मना करते रहते हैं शरारतों से। अच्छा, लेट्स सपोज दुआ शरारत कर रही है, आप इसको क्या कहेंगे स्किट में? दुआ बेटा ऐसे ना करो। दुआ क्यों पापा? बेटा कोई चीज टूट जाएगी ना। कोई बात नहीं, टूटेगी तो नहीं आ जाएगी। देखो सेटलनेस खराब ना हो जाए, इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है ना हमारा। तो मामा देखो पापा मुझे तंग करे जा रहे हैं। एक्सीलेंट, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। ओके अर्शद भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कोई भी जाते जाते पैगाम नए देखने वालों को, आपके चाहने वालों को, बहुत लोग आपसे प्यार करते हैं, जेन्युइन नहीं करते हैं, कुछ भी आप कहें उनसे। मैं अपने देखने वालों को ये कहूँगा कि ये जो हमारे कंटेंट क्रिएटर इल्ज़ाम लगाते हैं आप लोगों पर कि आप लोग जो देखना पसंद करते हैं हम वो बना रहे हैं, तो कमेंट्स में ऐसे लोगों को आप लिखा करें कि आप अच्छा कंटेंट बनाया करें, हम अच्छा कंटेंट देखते हैं जिस तरह अर्शद भाई का देख रहे हैं। ठीक, आप लोग भी अच्छा कंटेंट बनाएं, इंशाल्लाह आपका भी देखें। आप अपनी नीश खुद सेट करते हैं क्या आपको? क्या थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वंस अगेन दुआ साहिबा बहुत बिजी हैं, एक दफा दिखाएं। थैंक यू, इट्स वेरी बिजी। हमारी केतली को दिखा दिया इसने किसके अंदर क्या क्या होता है। इट्स ओके, आई होप यू हैड फन इन दिस सेगमेंट। हमने कोशिश की एक डिफरेंट कलर आपको दें, और वी हैव अनदर दुआ एज वेल। कभी हमें जरूरत पड़ी तो हम एक्ट करवा लेंगे। करियर जो है ना, मैं उसके लिए अरशद भाई जो है उनसे राब्ता करती हूँ, अगर उनको बड़ी दुआ की जरूरत पड़े ना तो मैं रोशन करियर है। हाँ ना, रोशन करियर है। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक वंस अगेन। आपको पता है हम अपने इस शो के अंदर कुछ ऐसे सेगमेंट्स भी आपके लिए प्लान करते हैं जिसमें जो हमारी नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए थोड़ी सी रहनुमाई हो सके। स्पेशली जब हम जेनजी की बात करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़, अच्छी बातें तो नज़र आती हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे इश्यूज़ भी नज़र आते हैं। उसमें से एक जो हमें नज़र आता है आइडेंटिटी क्राइसिस का। उनको समझ नहीं आती कि वो करना क्या चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। एक तो इसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी कहा जाता है, लेकिन आज का जो है ना हमारा टॉपिक वो है आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में, कि एक तरफ मॉडर्निज्म है, एक
तरफ रिवायती अक़दार हैं। दरमियान में अगर एक नौजवान फंसा हुआ है तो उसको समझ नहीं आती दोनों को साथ कैसे लेके चलना है, क्या वो मॉडर्न हो जाए मुकम्मल तौर पर या फिर इस्लामी रवायात को अपनाए। सो दिस इज़ द टॉपिक जिसको हमने आज एग्जैक्टली और एक से बढ़कर एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ हमारे शो का हिस्सा बन रही हैं। थैंक यू वेरी मच। आप उन्हें बहुत सराह भी रहे। इससे पहले ज़ैनब के पापा हमारे साथ थे, इनको आप उनके कंटेंट की वजह से सोशो इस्लामिक कंटेंट की वजह से बहुत ज़बरदस्त आप पहचानते हैं। इस वक्त हमारे साथ रिलीजियस स्कॉलर तोहा इब्न जलील मौजूद हैं। ही ऑल्सो डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, क्योंकि इस वक्त जो जितने भी नौजवान ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर हैं और इस्लाम की बात कर रहे हैं और इस्लाम के साथ जो हमारा जो सोशल इश्यूज़ हैं उनको रिलेट करके इस्लाम को आप तक पहुंचा रहे हैं, उनमें से आई थिंक एक बहुत बड़ा नाम तोहा का है और बहुत बड़ी सर्विसेज हैं इनकी। जब भी आप इनकी प्रोफाइल देखते हैं और ख़ास तौर पे आजकल का नौजवान इनको बड़ी तसल्ली और तवज्जो से सुनता है, बावजूद इसके कि इनका जो हुलिया है, जो इनका नज़र आना है वो बिल्कुल इस्लामिक स्कॉलर्स जैसा ही है। अक्सर नौजवान कहते हैं ना भाई जिसने दाढ़ी रखी है उससे तो हमें मुल्लाइज़म नज़र आता है तो हम नहीं बात सुनना चाहते, लेकिन तोहा के केस में ऐसा नहीं है। अच्छी बात करते हैं, मुनासिब बात करते हैं और आप इनको बहुत प्यार भी करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप तशरीफ लाए। आप कैसे, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि आज का यंगस्टर इस्लाम की बात सुने भी और फिर उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करे और एक यंगस्टर के जरिए सुने। आई थिंक बड़ी जिम्मेदारी है हमारी और आप वो बखूबी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है कि आप निभा रहे हैं। ज़िंदगी कैसी गुजरी है सबसे पहले बताइए, क्या मसरूफियात चल रही है आजकल? मसरूफियात तो खैर इतनी नहीं है, मैं तो फारिग बंदा हूँ, लेकिन ये कि इसीलिए 1.5 मिलियन आपके जो है ना फॉलोअर्स वो तो अल्लाह की देन है, वो किसी को भी दे देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत, स्पेशली कल के बाद जब बहुत अरसे से बारिशें नहीं हुई थी तो अल्लाह ने बारिशें बरसाई। हमारे गुनाहों का नतीजा है जो बारिशें ना होना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट फील्स प्लेजेंट टू बी इन इस्लामाबाद राइट नाउ। वो जो स्मॉग है और वो सब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक राइड्स कैसी चल रही हैं? शौक कैसा चल रहा है? बहुत अच्छी, ठीक चल रहा है। वो तो दिस नेवर स्टॉप्स। अच्छा, दिस एंड दावा नेवर स्टॉप्स। हॉबीज और ये सब चीजें चलती रहती हैं। ज्यादा चैलेंजिंग इसमें कौन सा है? मतलब अपने शौक, दोनों आपके शौक हैं, दावा भी आपका शौक है और फिर अल्लाह ने उसमें आपको एक्सीलेंस भी दी है माशाल्लाह, यू आर स्टिल ग्रोइंग। और फिर जो बाइक राइडिंग है वो भी एक बड़ा टफ शौक है, चैलेंजिंग भी है। तो ज़्यादा दिल किस में लगता है और ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा है इसमें, दोनों में से? बाइक राइड्स तो एक एस्केप स्ट्रेटजी है फ्रॉम ऑल द हसल एंड बसल। वो तो इट्स नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डेली स्केड्यूल और द रूटीन। सो दावा तो हमारा फुल टाइम काम ही है जिसमें हम वो यानी वी ट्रैवल ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल द वर्ल्ड। जब फ्री होते हैं कुछ टाइम निकलता है, फिर 1 डे टूर के लिए, कभी 5 डे टूर के लिए निकल जाते हैं जस्ट टू सी द वर्ल्ड। अल्लाह के इंसान ज़्यादा करीब होता है। स्पेशली ये डिटॉक्स बड़ा ज़रूरी है फ्रॉम दिस थिंग, जिसको आप टेक्नोलॉजी डिटॉक्स बोल सकते हैं या टेक डिटॉक्स बोल सकते हैं। तो इससे हम और फिर ज़रा सॉलिट्यूड में अकेले कुछ टाइम गुजारना ब्रदर्स के साथ, तो ये हमारे लिए एक इटसेल्फ, जैसे अल्लाह के नबी गार में जाया करते थे ना और अंबिया ने और सहाबा ने भी अक्सर अकेले वक्त गुजारा। तो सॉलिट्यूड का तो भूत हमारे पे सवाल है कि अकेले ना हो जाऊँ मैं, लेकिन ये कि इट्स समटाइम्स इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन आजकल के यंगस्टर्स में सॉलिट्यूड में भी अगर हाथ में फ़ोन ना हो तो अजीब अजीब महसूस होता है। तो ये सॉलिट्यूड हम कहेंगे इसको कि हाथ में फ़ोन है? नहीं, जब ये चीज़ पास है ना, यू आर कनेक्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यस। तो वो जो सॉलिट्यूड है ना वो फिर नसीब ही नहीं हुआ। इवन वॉशरूम में हमें अकेलापन नहीं मिला। एक ज़माने में ऐसे ही है। वन ऑफ द रीजंस फॉर माय चेंज वाज, मल्टीपल रीजंस थी, वन ऑफ देम वाज एक्सीडेंट। एक जो रीज़न थी वो ये थी कि मैं जिम के बाद, स्विमिंग के बाद स्टीम सौना बैथ होते हैं वहाँ पे बंदा, तो एक गन्स क्लब है इस्लामाबाद में ही, वहाँ पे बैठता था। तो वहाँ पे यानी आई यूज्ड टू गेट सम टाइम टू थिंक अबाउट मैंने तो आज क्या किया है और तेरा लाइफस्टाइल किस तरह गुजार रहा है। ये तेरा लाइफस्टाइल होना नहीं चाहिए जो तू गुजार रहा है। सो वंस आई वाज नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और मैं बड़ा एक उसमें था, गुनाहों में था। तो दैट सॉलिट्यूड हेल्प मी थिंक कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो अपना है ना अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आपको भी आइडेंटिटी क्राइसिस तो नहीं हुआ उस टाइम पर? बहुत था। इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट, हमारे रोल मॉडल्स तो ये एंड्रिके और लेडी गागा और टॉम क्रूज और ये सारे याद करा दिया आपने। जी, तो ये लोग थे। तो जिसके रोल मॉडल्स ये हों और वो अपने जायंट्स को छोड़ के, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार। आजकल के यंगस्टर का आप चूंकि इंटरेक्ट करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर या पहचान या? मैं तो ये जो समझता हूँ, ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, इसकी वजूहात यानी इन्फेक्शंस और है, सिम्टम आइडेंटिटी क्राइसिस है। ठीक है। तो इन्फेक्शन जो है ना वो बेसिकली दीन का ना होना और हिस्ट्री का भी ना होना। आपने भी बात की ना कि अपनी कल्चरल इक़दार या मॉडर्निज़म, याद रखें हमारे इस्लाम मॉडर्निज़म के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। ठीक है। इस्लाम इज़ द मोस्ट मॉडर्न रिलीजन इन द वर्ल्ड। ट्रू। बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करो,
बेस्ट कैमराज यूज़ करो। हमारा अगर आप कभी स्टूडियो आए तो वो यूज़ नेटफ्लिक्स क्वालिटी कैमराज, ब्लैक मैजिक कैमराज है, हर चीज़ हमारी टॉप नॉच है। बट वेस्टर्निज्म खिलाफ है कि आप किसी और कौम से इतने इंस्पायर होके कि आप उनके नक्शे कदम पे चलना शुरू हो जाओ, और जो पार्ट एंड पार्सल वो दे रहे हैं आपको, अल्लाह के नबी ने भी कहा था एग्जैक्टली कि तुम उनको इंच बाय इंच, क्यूबिट बाय क्यूबिट फॉलो करोगे, हत्ता कि अगर वो लिजर्ड होल में भी घुसेंगे तो उसमें भी घुस जाओगे। साहब ने कहा रसूलुल्लाह आप किसकी बात कर रहे हैं, यहूद और नसारा की? अच्छा। आपने कहा हु एल्स? सो बीइंग अ मॉडर्न पर्सन इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। तो हमारी क्या डेफिनेशन ऑफ मॉडर्निज्म गलत है? क्योंकि हम वेस्ट की तरफ जब देखते हैं तो हमें लगता है कि दे आर मॉडर्न। जब हम अपने मुल्लाओं की तरफ देखते हैं या जो अच्छी बात कर रहे हैं उनके हुलिये की वजह से, या फिर बहुत मर्तबा होता है अगर आपने हिजाब किया हुआ है, इसके ऊपर भी बातचीत की जाती है, उसकी वजह से हमें लगता है कि ये मॉडर्निज्म नहीं है। क्या हमारी डेफिनेशन ठीक नहीं है? हाँ, ये डेफिनेशन भी हमारी ना, हमारे जार्गन्स को हम समझते नहीं है कि मॉडर्निज्म क्या है, वेस्टर्निज्म क्या है, सेकुलरिज्म क्या है। आपको MIT के PhD ग्रेजुएट्स हार्वर्ड के मिलेंगे लंबे लंबे थोब में और इमामों में, दे विल बी वर्किंग ऑन AI, वो दुनिया में टॉप लीडिंग रिसर्चर्स होंगे, जस्ट बिकॉज कि उसका हुलिया उसके कल्चर या उसके दीन के मुताबिक है। दिस इज वेरी यानी शॉर्ट साइटेडनेस अबाउट मॉडर्निज्म। एक बंदा जिसको अंगूठा छाप है और वो स्किनी जीन्स और टाइट शर्ट पहन के बिल्कुल उल्टे उस तरह मार के वो अगर आता है, हम उसे कहेंगे ये मॉडर्न है, और ये PhD डॉक्टर मॉडर्न नहीं है। तो क्या मॉडर्निज्म की डेफिनेशन सिर्फ लिबास से होती है? इट्स अ माइंडसेट बेसिकली। लेकिन क्या इसमें कोई हर्ज है कि मैं अगर लेट्स सपोज ताहा जैसा नहीं दिखता, बारिश नहीं हूँ, या मेरा हुलिया बिल्कुल वैसा नहीं है जिससे मैं देखने में लगूँ कि मैं कोई एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ या एक दावत का काम कर रहा हूँ या एक प्रीचर हूँ, लेकिन इंटरनली आई एम सॉलिड इनफ टू टॉक अबाउट इस्लाम, टू नो अबाउट इस्लाम, टू टेल अबाउट इस्लाम, इन दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बिकॉज समटाइम्स बहुत सारी ये वाली जो आपका एक रख रखाव है या दिखना है ना, वो बड़ा मैटर करता है आपके लिए। इसलिए अगर आप एक स्कॉलर होके अगर आप एक बाइकर भी हैं तो आप इंस्पायर करेंगे, वो बाइकर पना पहले इंस्पायर करेगा, देन अच्छा यार ये तो स्कॉलर भी हैं और बाइकर भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर नौजवान रिलेट करता है। तो ये कितना जरूरी है कि मैं दिखूं भी वैसा जैसा काम मैं कर रहा हूं, या ये लाजमी नहीं है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और ये डायकोटोमी आई थिंक हर शख्स के अंदर ही चल रही होती है कि पहले अंदर होना और फिर बाहर आना, या फिर बाहर होना फिर अंदर आना। तो द असल इज द ओरिजिनल थिंग इज कि पहले अंदर हो और वो बाहर अल्टीमेटली आए। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि अंदर हो और वो बाहर ना आए, ऐसा होता नहीं है यूजुअली। ठीक। एक बंदा अगर प्यार मोहब्बत में मुब्तला है, मैं यूथ काउंसलर हूँ, मेरे पास बहुत सारे ब्रेकअप केसेस आते हैं। एक बंदा जो शदीद प्यार करता है किसी लड़की से, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो मेरे से उसकी बात ना करे। और मैं जब काउंसलिंग कर रहा होता ना, तो आई लिसन टू देम फॉर आवर्स एंड देन आई गिव देम सॉल्यूशंस, आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस एंड दे, बट तो अभी अगेन वो मुझे उसने ऐसा किया था और उसने वैसा किया था, और वो फिर जहन they always go back to that girl, right? ये al-muhibbul mafduh, lover is exposed. जो मोहब्बत में होता है ना वो exposed होता है, क्योंकि we cannot stop talking about the one whom you love. ऐसा हो नहीं सकता कि अंदर अल्लाह और के नबी की मोहब्बत हो और बाहर वो आ ही ना रही हो। ब्यूटीफुल। ऐसा हो कि आप एक सीड प्लांट करें, उसको पूरा न्यूट्रिशन भी दें उसको, और वो निकले ही ना, कहीं ना कहीं वो नजर आना शुरू हो जाए। इसका मतलब बाहर नहीं आ रहा तो अंदर में मसला है। अंदर में मसला है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ लोग वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं। अभी वो भी पानी चल रहा है, अभी अंदर से जंग, क्योंकि मैं भी एक दिन में तो दाढ़ी चलती ना, ऑफ कोर्स ये जंग चलती है, और जंग चलने के बाद एक इंसान स्टेप्स में आता है कि फिर उसको लगता है कि हाँ यार नाउ इट्स अबाउट। अच्छा, कभी कभी ना आउटवर्ड अपीयरेंस भी इनवर्ड को मैटर करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नमाज में खुशू नहीं आ रहा, हालांकि खुशू का ताल्लुक भी नमाज में अंदर से है, एंड देन ये अपीयरेंस में आता है जनरली, बट कभी कभी अगर नमाज में खुशू नहीं आ रहा, इफ़ यू एक्ट लाइक क्राइंग इन फ्रंट ऑफ अल्लाह एंड यू एक्सक्यूज योर बॉडी एंड यू फील या अल्लाह मुझे तू उमर बिन खत्ताब अक्सर फेक करते रोना ताकि मुझे अंदर भी खुशू फील हो। समटाइम्स ऑपोजिट भी होता है। मैं भी जब दीन पे अभी आ रहा था तो मैंने दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दी हल्की हल्की, ठीक है, एंड जब मैं सुबह सुबह उठ के शीशे, आई वाज शॉक्ड कि यार तुझे क्या हो गया। पहले दाढ़ी जब निकलती है ना शुरू में यहाँ से ऐसे निकल रही होती है, आपको बड़ा ऑकवर्ड लगती है। अच्छा, दोनों सिचुएशंस में आपकी नीयत मैटर करती है कि नीयत आपकी बेसिकली आप अल्लाह की तरफ जाना चाह रहे हैं, नहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये असल चीज़। अच्छा, अब जहाँ पे बाकी मसाइल है वहाँ पे सोशली आज का नौजवान अपने माली मामलात में भी चूँकि बहुत परेशान है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मज़हब की तरफ शायद मुझे लगता है कि जाने नहीं देती। आप इतना फंसे हुए डेली रूटीन के अंदर, जैसे आप अपने वीलॉग्स में भी अक्सर तस्करे कर रहे होते हैं कि नमाजें भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, बेसिक राइट्स भी बहुत सारी चीज़ों
चीज़ों में, फैमिली राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, तो फिर इसमें क्या करें? सोल्यूशंस की तरफ हम अगर थोड़ी सी बात करें, क्या सोल्यूशन है जो आप देते हैं सब इन मसाइल को देखते हुए? हमारा ना यानी आवे काफ़ा बिगड़ा हुआ है। हमने पैसे कमाने को दीन के खिलाफ समझ लिया है, या जॉब को हमने दीन के खिलाफ समझ लिया है, और हमने दीन और दुनिया में बाइफर्केशन कर दिया है। ऐसा कभी भी नहीं था। पैसा कमाना दीन के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो लिखा होता है ना, रिज़्क़ के हलाल ऐन इबादत है। ठीक है, ये क्रिश्चियनिटी का और जुडाइज्म का कॉन्सेप्ट है। क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म में यू कैन नॉट बी अ पोप एंड एन एंटरप्रेन्योर, यू कैन नॉट बी अ पोप एंड गेट मैरिड एंड हैव किड्स एट द सेम टाइम। नो, नॉट पॉसिबल। इस्लाम में यू कैन बी अ मौलाना और अ शेख, और मौलाना शेख तो बहुत हाईएस्ट कैटेगरी है ना। ठीक है, यू कैन बी अ मुस्लिम, ठीक है, एंड यू कैन बी अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल ठीक। यू कैन बी अ वली ऑफ अल्लाह and you can get married and have 10 kids. और सबसे बड़ी मिसाल इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी है, उन्होंने खुद। तो इस्लाम doesn't hate wealth. इस्लाम hates holding wealth and loving wealth to the core, कि आप उसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ दो या अपने भाई बहन को बैक स्टैब करो। तो ये डिप्रेशन फिनोमेनन क्यों इतना प्रिवेल करे हमारे यंगस्टर के अंदर, जो परेशान रहता है, ओवर थिंकिंग, सोचता रहता है किधर जाऊँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रही। हाँ, उसकी प्राइमरी रीजन तो इल्म ना होना है, और उसकी जो इल्म ना होने की वजह से फिर इंसान का जो तवक्कुल है ना, वो अफेक्टेड है बहुत ज़्यादा। वो समझता है कि मेरे बॉस ने मुझे रिस्क देना है, इसलिए वो सुबह आप समझ लें 6:30 बजे नहीं उठेगा और वो 7:30 बजे उठ जाएगा जॉब के लिए। वो रज़ा को नाराज़ करके रिस्क के पीछे भागता है। और उसका जो देखिए, एक मुसलमान जो है ना, वो काफिर से भी ज़्यादा मेहनत करता है। We Muslims cannot afford to be lazy. We are proactive and we are the most productive human beings on the face of this earth. हमें जान मारनी है, हमने एफर्ट करनी है, बट सारी एफर्ट्स करने के बाद तवक्कल किस पे करना? अल्लाह की ज़ात पे। लेकिन हमें फिर नज़र क्यों नहीं आते मुस्लिम दुनिया से साइंसदान उठते हुए, बड़े बड़े नाम आगे जाते हुए? हमने रिसर्च नहीं की हुई। हमने बहुत, अभी मुसलमान उम्मत डाउनफॉल का शिकार है, नो डाउट। सिर्फ आप 100 साल पहले चले जाएं, ये कॉफ़ी हमारी इजाद है। यूनिवर्सिटी, ये एक थी खातून, उसका नाम था फातिमा फिरही, उसने बनाई पहली यूनिवर्सिटी। जो एस्ट्रोलोब है उसका नाम था मरियम एस्ट्रोलाबिया, उसका नाम था। शी मेड एन एस्ट्रोलोब। ये स्ट्रीट लाइट्स, लैम्प्स, कॉफ़ी वाज तहज्जुद ड्रिंक बेसिकली, मैपिंग सिस्टम, ये सारा हमारी, इसलिए हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। व्हेन वी डोंट रीड हिस्ट्री वी डोंट नो कि यार, हम तो लगता है कि मुसलमान नाकाम है और शुरू से ऐसे रहे हैं। नो नो नो, वी रूल्ड द वर्ल्ड फॉर 1000+ इयर्स। वन क्विक क्वेश्चन, इस वक्त आपको भी मालूम है कि जो मैं सोशली देखता हूँ, सोशल मीडिया पे, पहले हम जो चीज़ें हमारे दौर में, टीनेज में, हम अगर करते थे तो छुपाते थे या लोग नहीं जाहिर करते थे। फॉर एग्जांपल आजकल की जो पार्टी कल्चर है, यू नो, हैंग आउट टाइप का कल्चर है इसके अंदर, नौजवान हमारा, और वो कूल भी लगता है, ठीक है, क्योंकि हमने दुनिया के साथ, हमारा कोई इंग्लैंड में दोस्त है तो उसको दिखाना है हमने, या यूएस में कोई दोस्त है उन जैसा भी दिखना है। फिर ब्रांड्स का कल्चर है, ज़्यादा बढ़ रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है कि कैसे हम एक बैलेंस क्रिएट करें हमारा नौजवान, कि वो लेफ्ट आउट भी फील ना करे दुनिया से और इस्लाम को भी प्रैक्टिस कर रहा हो, साथ अल्लाह को भी नाराज़ ना कर रहा हो? ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। इस्लाम में अच्छी क्लोथिंग पहनना, अच्छे ब्रांड्स का इस्तेमाल करना, अपनी हाइजीन को साफ सुथरा। What about hang out with friends? It's perfectly all right if you're not sinning. Simple. अल्लाह ताला ने ये दुनिया एंजॉयमेंट के लिए बनाई, मुसलमानों के लिए है। और हम अल्लाह के सारे नबी इस दुनिया से गुजर के ही जन्नत में गए ना, इसको बाईपास करके तो नहीं गए। अल्लाह के औलिया इस दुनिया के जरिए जन्नत में पहुंचे। एक तरफ हम महरम ना महरम की एडवोकेसी करते हैं जो इस्लाम में बड़ा बिल्कुल क्लियर है, और दूसरी जानिब हम को एजुकेशन भी हमें करनी है, रिसर्च भी हमें करनी है, वो भी आजकल के दौर की मजबूरी है हमारी इस्लाम के अंदर। को एजुकेशन बड़ी थिन लाइन है और बड़ा सेंसिटिव मसला नहीं है। द प्रॉब्लम इज जस्ट डोंट सिन। सिंपल रूल, गुनाह से बचें, बाकी मॉडर्न रहें। को एजुकेशन में हम अक्सर वो PPL फार्मूला बताते हैं। इफ़ योर इंटरजेंडर कम्युनिकेशन इज़ पब्लिक, इज़ पर्पसफुल, इज़ लिमिटेड, PPL, ठीक, और वो उसके में हम डिटेल एक्सप्लेन करते हैं उसको कैसा होता है, तो इट्स परफेक्टली ऑलराइट। अब खातून जाती, मेरी वाइफ शॉपिंग के लिए जाती हैं, मर्द अगर सेल्समैन है तो क्या वो मुझे कहती है कि इनसे बात करें? नो, शी इंटरेक्ट हरसेल्फ। बट ऐसा तो नहीं, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, खैरियत से, हाई फाइव चल रहे हैं, और ऐसा तो नहीं होता ना। ओके, ठीक है,
तो ये नॉर्मलाइज कर दिया गया। अच्छा, ये टॉपिक इस तरह का जिसके ऊपर बहुत देर तक, घंटों तक बात हो सकती है। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जी, छेड़ने में। कि हम दोबारा से बैठे और इस तरह के टॉपिक्स को जरूर डिस्कस करें। तो आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। हमारे जो देखने वाले हैं ना, उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। आपके फेवरेट जो हैं स्कॉलर हम कह सकते हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद थे। अब हम एक ब्रेक की तरफ ब्रेक लें जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात। वेलकम बैक वंस अगेन। वैसे तो उधार के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पे लिखा हुआ हम देखते हैं या परेशान भी रहते हैं बड़ा उधार से, उधार अगले चौक से या कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है, लेकिन माल मुफ्त हो तो फिर दिल बेरहम हो जाता है। एक ऐसा स्कैम सॉर्ट ऑफ थिंग सामने आ रही है। अरबों रुपए की सरकारी ज़मीन का एक्चुअली तस्करा है और रिपोर्टेडली उसे औने पौने दामों फरोख्त करने का इंकशाफ हो रहा है, और वो हो रहा है सिंध के अंदर, और वो भी उधार में, उधार पे। हाँ, यानी कि कम पैसे भी और डेफर्ड पेमेंट के ऊपर भी। सीनियर पॉलिटिशियन है फैसल वावडा, सेनेटर है, उन्होंने एक टीवी शो के अंदर मामला उठाया और एक नया स्कैंडल बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि जो सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास है, इसके दौरान पता चला है कि कराची पोर्ट की 40 अरब की जो सरकारी ज़मीन है वो 5 बिलियन में दी जा रही है, और एज यू सेड वो भी उधार के ऊपर ये हो रहा है। अच्छा, आई हर्ड कि ये 50-60 अरब तक अब इसकी वैल्यू जो है ना वो हो चुकी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर का इजलास सेनेटर फैसल वाडा की ज़ेरे सदारत हुआ था, जिसमें फैसल वाडा ने कहा था कि कराची पोर्ट की 500 एकड़ की ज़मीन की मार्केट वैल्यू 60 अरब रुपए से ज़्यादा है। उन्होंने ये भी बताया कि कराची पोर्ट की ज़मीन के अलॉटमेंट के सौदे फौरी रोके जाएं और पोर्ट में ज़मीन के अलॉटमेंट शफाफ करेंगे। कराची पोर्ट में ज़मीन के अलॉटमेंट में मेगा स्कैंडल है। पोर्ट की ज़मीन के अलॉटमेंट SIFC की मुशावरत से करेंगे। बहरहाल जी, एक प्रोग्राम में गुफ्तगू में उन्होंने ये भी बताया कि कैसर अहमद शेख जो हैं, जो वफाकी वज़ीर हैं बराए बहरी उमूर, उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ज़रा सुन लेते हैं फैसल वाडा ने क्या कहा, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। तो फैसल वाडा की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, एक प्रोग्राम में उन्होंने इस मामले का इंकशाफ किया। इस पर मजीद कुछ बात कर लेते हैं कि इतना बड़ा स्कैंडल कैसे हो गया, कौन इन्वॉल्व है। सेनेटर दिनेश कुमार हमारे साथ मौजूद है, जो मैरी टाइम कमेटी के मेंबर भी हैं, तो उनसे ज़रा जानते हैं, उनके पास ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन होगी इस बारे में। दिनेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो ये कि इतनी बड़ी करप्शन कैसे हो गई, अब ये मामला भी अब फैसल वाडा साहब सामने लेकर आए हैं, बताइएगा आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आई है इस बारे में। बिल्कुल जी, देखिए हमारे स्टैंडिंग कमेटी मेरी टाइम्स अफेयर्स का इजलास हुआ, जिसका मैं मेंबर हूँ। तो दौरान इजलास फैसल वाडा साहब ने ब्रीफिंग लेते हुए इंकशाफ किया कि जी पोर्ट कासम में कोई 500 एकड़ ज़मीन, वो 1 मिलियन, जो जहाँ तक मुझे समझ 1 मिलियन रुपीस में पर एकड़ के हिसाब से अलॉट की गई है, जबकि उसकी वैल्यू है 4 करोड़ रुपए पर एकड़, जो कि ऑफिशियल वैल्यू है। वैसे ओपन मार्केट में 8 करोड़ रुपए होती है। इस हिसाब से वो 20 अरब रुपए की जमीन बनती है, तो उन्होंने 50 करोड़ में अलॉट कर दी है। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आई, और वहां पर जितने ऑफिशियल बैठे हुए थे, मिनिस्टर मैरी टाइम अफेयर कैसर शेख साहब थे, सेक्रेटरी मैरी टाइम अफेयर्स, और इसी तरह से पोर्ट कासिम के चेयरमैन थे, तो उन्होंने इस चीज से इनकार किया कि उनके नॉलेज में भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि इस तरह से कोई जो 20 अरब रुपए की जमीन है करोड़ों रुपए में अलॉट की गई है। तो इस हवाले से हम कमेटी मेंबरान के लिए भी एक हैरत अंगेज बात थी कि इतना बड़ा करप्शन का केस किस तरह से छुपा हुआ है। तो हमने जो मुश्तरका तौर पर यही डिसाइड किया कि हमने मिनिस्टर मैरी टाइम अफेयर्स और वहां पर सेक्रेटरी मैरी टाइम अफेयर्स को मुश्तरका तौर पर तजवीज़ दी कि भी जमीन है उनका रिकॉर्ड हमें मुहैया किया जाए, ताकि हमें पता पड़े कि किन किन को ये जमीन अलॉट की गई और किस रेट में अलॉट की गई, और किन जमीनों पर पोर्ट कासिम पर की जमीनों पर केसेस हैं और क्या उनके मसले मसाइल हैं, ताकि हमें पता पड़ सके कि आया जो फैसल वावडा साहब ने करप्शन की निशानदेही की वो दुरुस्त है या गलत है। तो इस मौके पर फैसल वावडा साहब ने कहा कि उनके पास इसके मुसद्दका सबूत है, पहले अगर डिपार्टमेंट देता है तो ठीक है, वरना वो सबूत मुहैया करेंगे। तो सर साहब, इस करप्शन के अंदर जो अरबों रुपए हड़प किए गए, जो बिल्कुल बज़ाहिर नजर आ रहा है, इनको फिर कैसे वापस लाया जा सकता है? इसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजी होगी?
हमारी कमेटी की यही मीटिंग होती है कि हम हर चीज पर ओवरसाइट करें। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का अगर ये साबित हो जाता है और ये पता पड़ जाता है, चूंकि हमें ये रिपोर्ट मंडे या ट्यूसडे को मिल जाएगी, अगर ये साबित होता है तो आप यकीन जानिए कि हम ये अरबों रुपए उनसे निकलवा लेंगे जिन्होंने करप्शन की, और तमाम ऐसे जो इस करप्शन में मुलविस हैं उनको करार वाकई सजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। और ये जो पब्लिक का पैसा है, जो गवर्नमेंट का पैसा है, ये वापस कौमी खजाने में जमा करा जाएगा। मगर इसके लिए ये है कि अगर देखते हैं कि डिपार्टमेंट हमें क्या रिप्लाई करता है, और अगर डिपार्टमेंट मुकर जाता है या डिपार्टमेंट कहता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है, तो फिर ये फैसल वाडा साहब की जिम्मेदारी है कि वो हमें सबूत मुहैया करे ताकि हम कौम का लूटा गया पैसा वापस करवा सकें। तो दिनेश साहब, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया गया है इस मामले को या अभी नहीं? देखिए जी, हमने तो वहाँ पर कमेटी में जो ऑफिशियल थे उन्हें कहा कि हमें 3 दिन के अंदर ये इसका रिजल्ट चाहिए, मगर जो उन्होंने कहा था कि जी हमें थोड़ा सा टाइम दे। फिर हमने ये कहा कि जी टोटल जितनी भी ज़मीनें अलाट हुई हैं KPT में, और साथ में जितनी भी ज़मीनें जो अदलिया के थ्रू उन पर केसेस है उनकी तफसीलात, और टोटल कितनी पोर्ट अथॉरिटी के पास जमीनें, उन तमाम तफसीलात दी जाए। ये जब तफसीलात हमारे पास आएंगे, और मुझे लगता है कि इन तफसीलात को आते आते तकरीबन कोई 15-20 दिन लग जाएंगे, मगर हमने उन्हें मंडे या ट्यूसडे का टाइम दिया है। अब देखते हैं कि ये चीजें मेरे ख्याल में आइंदा 15-20 दिन की हद तक तो सेंटर साहब ठीक है, लेकिन आई होप कि मामला दबे ना। अरबों रुपए का मामला है। यहाँ पे एक आम आदमी बेचारा 150 का टैक्स ना दे तो उसके ऊपर केस भी बन जाता है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है उसके साथ, और यहाँ पे अरबों रुपए ऐसे चले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। फ्यूचर का क्या प्लान है फिर? क्या कोई मुस्तकबिल में ऐसी स्ट्रैटेजी ज़ेरे गौर है कि एक तो इस मामले का भी सद्देबाब हो, एहतसाब हो, और फिर आगे भी ऐसे इक़दाम ना हो? क्या इक़दाम हो सकते हैं? देखिए जी, करप्शन इस हद तक बढ़ गई है कि मुस्तकबिल में रोकने के लिए मैं समझता हूं कि हर डिपार्टमेंट, हर जगह पर करप्शन का नासूर बहुत फैला हुआ है। अब जिस तरह से ये है कि निगरानी का अमल उस पर सख्त किया जाए। यहाँ पर जितने भी कानून बनाते हैं, हम एज ए पार्लियामेंटेरियन में आपको बताता हूँ, एज ए लॉ मेकर बताना चाहता हूँ कि हमने तो बहुत ज्यादा सख्त कानून बनाए, मगर उन कानून पर अमल दरामद नहीं है। तो इसके लिए एक बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, और ये जब तक रिफॉर्म नहीं आएगा तो ये करप्शन का नासूर चलता रहेगा। और इसी तरह से आप देखें, आपको मैं यहाँ पर बता दूं, इसी मीटिंग में हमारा एक क्वेश्चन हुआ था कराची पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के मुलाजमीन की तनख्वाहों के बारे में। आपको जानकर हैरत होगी कि कराची पोर्ट ट्रस्ट के जो ग्रेड 4 के मुलाजमीन है या ड्राइवर है, उनकी तनख्वाहें हम पार्लियामेंटेरियन से भी ज्यादा है। अब आप ये कर ले, ये एक मिसाल है कि एक ड्राइवर की तनख्वाह वहां 3 लाख रुपए से ज्यादा है। इसी तरह से अगर एक ड्राइवर की तनख्वाह 3 लाख से ज्यादा है तो आप समझ लें कि वहां पर ऑफिसरों की तनख्वाह कितनी होंगी। तो कराची पोर्ट ट्रस्ट जो कि खरबों रुपए की वहां पर इन्वेस्टमेंट है, एक खरबों रुपए के असासे हैं, मगर उससे इस साल जो प्रॉफिट आए वो 10 अरब के करीब आए, जो कि आटे में नमक के बराबर। तमाम चीजें वहां पर जितने मुलाजमीन है या जो करप्शन की नजर हो जाते हैं। और इसी तरह से वहां पर आप देखें, हमने एक क्वेश्चन किया, 80 करोड़ रुपया वहां पर मुलाजमीन की हेल्थ के हवाले से दिया जाता है। तो ये इस तरह के नासूर, इस तरह की करप्शन अगर हमने अभी आंखें ना खोली और कोई अच्छे रिफॉर्म नहीं लाए, तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से PIA डूब गया, इसी तरह से हमारी ये जो पोर्ट्स है वो भी डूब जाएंगे, और हम फिर पीटते रहेंगे कि जी हमारे साथ क्या हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो सेनेटर हैं, और बरसों की तरह एक ही आर्गुमेंट आता है कि कानून मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है, इस्लाहात लानी पड़ेंगे, और अगर इस्लाहात नहीं लाई जाती हैं तो फिर इस तरह की करप्शन के लिए फिर हमें मेंटली प्रिपेयर्ड ही रहना चाहिए। वेरी अनफॉर्चुनेट, होशरुबा है। फैसल वाडा साहब, आपसे हमें उम्मीद है, आप बड़े दावेदार हैं ना एहतसाब के, तो आप एहतसाब करें, सामने लाएं कौम की। कौम आपकी एहसानमंद रहेगी। बहुत बड़ी अमाउंट है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं, और इसके साथ रोका भी जाए, ऐसे इक़दाम आइंदा ना हो। इससे पहले कि ब्रेक लें, आपको बताना है कि ब्रेक से जब वापस आएंगे, जो बच्चों की वैक्सीनेशन हम करवाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि किस टाइप की वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, नहीं है, इस पर तो बात होती रहती है। क्या कुछ ऐसी वैक्सीनेशन भी है जो एक्स्ट्रा है बच्चों के लिए, यानी कि वो कहा तो जाता है कि आप लगवा लें, लेकिन अगर आप लगवाएं तो शायद कुछ और साइड इफेक्ट्स ऐसे कॉज कर सकती है जिससे नुकसान भी हो सकता है। ये बड़ा एक ट्रिकी सा टॉपिक है, सब्जेक्ट है। हमने कहा ज़रा खुद भी सीखते हैं और आपको भी बताने की कोशिश करते हैं
एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर बात करते हैं। जी वेलकम बैक वंस अगेन। वैसे तो ब्रेक पर जाने से पहले इमरान ने टीजर दे दिया था कि हम क्या बात करने लगे हैं, लेकिन इस सेगमेंट का आगाज़ एक सवाल से कर लेते हैं और वो ये है कि हर माँ ये सोचती है कि क्या वैक्सीन लगवाने से मेरा बच्चा वाकई मूज़ी बीमारियों से बच सकता है या नहीं बच सकता है। ये लोगों के जहनों में बड़ी तशवीश का बाइस बनता है सवाल, इसलिए कुछ लोग अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाते भी नहीं हैं। लेकिन ये सवाल ना सिर्फ वो खुद से कर रहे हैं बल्कि आप डॉक्टर से भी पूछते हुए नजर आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसका जवाब एक एक्सपर्ट अगर देगा तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर एक वक्त हमें याद है जब बुजुर्ग जो है वो कहा करते थे, अभी भी कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो इस तरह की वैक्सीन नहीं होती थी, इस तरह की बीमारियां नहीं हुआ करती थी। क्या वैक्सीन के आने की वजह से इन बीमारियों के ऊपर बात की जा रही है ज़्यादा, और मगरबी दुनिया से भी इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा बातचीत की जा रही है। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट भी आया है। बिल्कुल ऐसा ही है, जो इन्फेंट्स हैं खासतौर पर जो न्यू बॉर्न्स हैं, इनके हवाले से, क्योंकि इनके अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर खास तौर पे इनको इतनी वैक्सीन लगाई जाती हैं, तो वहाँ पे लोगों के कंसर्न्स पैदा हुए कि क्या इतनी ज़्यादा वैक्सीन बच्चे को चाहिए भी है, कि ओवर वैक्सीनेटेड तो नहीं हो रहा बच्चा। फिर हमने कहा ये फिनोमेनन पाकिस्तान में भी तो है कि क्या कहीं कोई ऐसी वैक्सीन तो बच्चों को नहीं मिल रही जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी सर्वाइवल हो सकता है। तो इस सारी मिथ्स को ज़रा तोड़ते हैं। डॉक्टर मासूमा फातिमा हमें ज्वाइन करी हैं, एक्सपर्ट हैं इस हवाले से, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो हमें क्या गाइड करेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे आपसे पूछूंगा कि इनिशियली जब बच्चा पैदा होता है कौन सी ऐसी वैक्सीन्स हैं विच यू थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लगनी चाहिए और उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और कौन सी ऐसी वैक्सीन हैं जो लगती तो हैं लेकिन अगर ना भी लगें तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता? कुछ जेनेरिक इन्फॉर्मेशन हमें जी। वैक्सीन के बारे में जर्नल जो एक आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो ये कि वैक्सीन जो है एक तरह से बच्चे का एक हक है जो कि उसको मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो जो हमारी जिसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं कि इसमें अभी तक जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो सबसे कॉमन है, इन्फेक्शंस कॉमन है, ठीक है। तो उसमें जितनी भी अवेलेबल वैक्सीन्स हैं जो जितनी डिजीज़ के अगेंस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं वो ज़रूर बच्चे को मिलनी चाहिए, ठीक है। वैक्सीन्स के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो उस पर कुछ मिथ्स हैं अभी भी, कुछ वैक्सीन से रिलेट करते हैं। जैसे आपने कहा कि ओवर वैक्सीनेट तो नहीं हो रहे, लेकिन वो अभी तक कोई ऐसी प्रूवन चीज़ नहीं हमारे सामने आई कि जिससे साइंटिफिकली प्रूव्ड हो कि ये वैक्सीन इंड्यूस प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक हमारे जहन में ट्रिगर क्यों हुआ? अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर एक रेफरेंस दिया वैक्सीन्स का, और उन्होंने कहा कि आई थिंक कि कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं जो बच्चों में ऑटिज्म कॉज कर रही हैं और वो चूंकि बढ़ रही हैं तो मैं उस पर इनको रोक दिया जाए। वो साउंड बाइट है हमारे पास जस्ट टू क्लियर, तो वो ज़रा सुनवा देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि उस पर डॉक्टर साहब की क्या राय है। ज़रा सुनवाइए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा उस इंटरव्यू में। Do you want to see childhood vaccines eliminated? If they're dangerous for the children. Look. So possibly? When you look at some of the problems, when you look at what's going on with disease and sickness in our country, something's wrong. Are you talking about autism? Well, if you take a look at autism, you go back 25 years, autism was almost non-existent. It was, 1 out of 100,000, and now it's close to 1 out of 100. Well, I mean, what? तो ये सुपर पावर के प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान जो है वो हमने उनकी सुना है, उनकी एक तशवीश है, और अगेन उन्होंने भी कहा कि बहुत ही कंसर्निंग है ये, देयर इज समथिंग रॉन्ग। इसमें जो है ना जाहिर है हमारी जितनी रिसर्च आ रही होती है ये उन्हीं कंट्रीज़ में से आ रही होती है, ठीक है। तो इस पे अभी तक इसको स्पेशली ऑटिज़म को रिलेट करना विद वैक्सीनेशन विदाउट एनी साइंटिफिक प्रूफ इज़ मैं कहूँगी कि उसमें हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। हम यही कह सकते हैं कि ट्रंप जैसे बहुत सारी बातें करते हैं, वैसी एक बात उन्होंने की है। बिल्कुल, ये बल्कि उनके लिए लोगों के लिए एक क्वेश्चन हो सकता है फॉर फ्यूचर रिसर्च के वो उसको रिलेट क्या प्रूव कर सकते हैं कि कमिंग फ्रॉम ट्रंप वैक्सीनेशन से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, क्या हम मेडिकली फिर बिल्कुल क्लियर हैं कि वैक्सीनेशन का कोई ताल्लुक इससे नहीं है कि वो किसी बीमारी को भी जन्म दे? अभी तक कोई प्रूवन हमारे पास स्टडी नहीं है, ऐसी स्टडी नहीं है कि बिल्कुल ये सर्टेन वैक्सीन है जिससे ऑटिज्म हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए देखें, अभी आपने देखा होगा जैसे पोलियो वैक्सीन के लिए बहुत से मिथ्स हैं, तो दुनिया में हम लोग रह गए हैं और अफगानिस्तान है जिसमें पोलियो, और इस साल में हमारे पास अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा केसेस। नो डाउट, बट जनरली जब हम देखते हैं जो हमारे बुजुर्ग भी कहा करते हैं
कि हमारे ज़माने में ये वाली बीमारियां थी ही नहीं, हमें तो नाम भी नहीं पता हुआ करते थे, अब वो हमें नजर आती है। क्या हम ये समझे कि बीमारियां भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं जिसकी वजह से वैक्सीन बिल्कुल ज़रूरी है? जी बिल्कुल, हम लोग अभी भी जो बीमारियां देख रहे हैं, जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल बीमारियां हैं, वो काफ़ी जो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं होते उनमें काफ़ी सीरियसली प्रेजेंट करती। ठीक है, जो बच्चे वैक्सीनेटेड होते हैं वो बीमारियां तकरीबन अब ख़त्म हो गई हैं और हम वो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, बीमारियां और जो हमारे सारे बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, वो भी विद टाइम म्यूटेट होते हैं। ठीक है, आपने इवन मेडिकेशन के अगेंस्ट देखा होगा, ड्रग रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट आता है, तो बैक्टीरिया को उसी तरह चेंज हो रहे हैं जैसे हमारी एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, जिस तरह बाकी चीज़ें चेंज हो रही हैं, इसलिए भी तब्दील होना नहीं आना ज़रूरी है मार्केट में। जो वैक्सीन आ रही है हमारे पास, जो आप लोग या हम लोग बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या इनकी क्वालिटी वही है जो बैनुल-अक़वामी दुनिया में इस्तेमाल होती है? अगर कोई अमेरिका के अंदर बच्चे को या इंग्लैंड के अंदर वैक्सीन लग रही है और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में लग रही है, सेम है? इसमें फ़र्क होता है? क्योंकि लोगों के कंसर्न्स होते हैं और जो वेल ऑफ लोग हैं वो तो कोशिश करते हैं कि फिर वही क्वालिटी अरेंज कर लें या देख लें। इस हवाले से कोई मिथ, कोई ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट भी इस वक्त वैक्सीन कर रही है, उनकी क्वालिटी पे कोई शक नहीं है। ठीक है ना, इट्स सेम एज बीइंग यूज्ड इन अमेरिका या किसी भी अच्छे मुल्क के अंदर। कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए ताकि वो वैक्सीन की एफिकेसी कायम रहे। इसके अलावा उसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंट प्रिपरेशन है वैक्सीन की, जो लोग कुछ प्राइवेटली लगवाते हैं वो डिफरेंट प्रिपरेशन लगवाते हैं, जो गवर्नमेंट लगा रही हैं वो डिफरेंट प्रिपरेशन है, लेकिन अप टू 1 ईयर मोर और लेस सेम वैक्सीन है जो गवर्नमेंट कर रही है या जो कोई प्राइवेट सेटअप में लोग अपने ऑन पे लगवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ वैक्सीन हैं जो हम बिल्कुल ऑफर करते हैं 1 ईयर के बाद के जो बच्चे को मिलनी चाहिए। डिटेल में थोड़ा सा बता देना कौन कौन सी वैक्सीन चाहिए एक इन्फेंट को? इन्फेंट को जो डिफरेंट है, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है वैक्सीन, वो अगेंस्ट 13 डिजीज़ है इस वक्त। ठीक है, जैसे बर्थ पे हम लगाते हैं, टीबी के अगेंस्ट लगाते हैं। आप देखें टीबी का प्रॉब्लम इंटरनेशनल वर्ल्ड में तकरीबन ख़त्म है, तो वो बीसीजी वैक्सीन नहीं देते, लेकिन हमारे यहाँ स्टिल टीबी बहुत कॉमन है। तो बर्थ पे वो लगती है, पोलियो ड्रॉप्स मिलते हैं बच्चे को, फिर जो बेसिक एक सर्टिफिकेट। अच्छा, इसमें ये भी आपने कहा कि अगर कोल्ड चेन मेंटेन होना बहुत जरूरी है वैक्सीन के लिए, यही क्वालिटी पे फर्क होगा। अगर वो कहीं ना कहीं सफर हुई है तो वैक्सीन की एफिकेसी कम हो जाएगी। मुझे एक आम पेशेंट के तौर पे कैसे, आम क्लाइंट के तौर पे कैसे पता चलेगा कि ये वैक्सीन अप टू द मार्क है, कोल्ड चेन मेंटेन है? उसके कोई कलर मुझे देखना होगा, कोई ऐसा टेक्निकल है जो आम बंदे को समझ आ जाए? कुछ वैक्सीन है जिनकी वाइल पे कलर कोडिंग होती है, लेकिन वो जो जाहिर है एक आम बंदा जो जा रहा हॉस्पिटल, वो हर एक वैक्सीन की जाके चेक नहीं कर सकता है। ठीक है ना, हर हॉस्पिटल में कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन होते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर रेफ्रिजरेटर है तो उसके टेम्परेचर का पूरा लॉग होगा कि इसका टेम्परेचर किसी भी टाइम किसी ऐसी रेंज में नहीं गया जो वैक्सीन के लिए रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, हर हॉस्पिटल में ये लॉग्स मेंटेन होते हैं और वो बाकायदा तौर पे चेक होते हैं। ठीक है, और जो बॉडीज़ उन हॉस्पिटल्स को रिकग्नाइज कर रही होती हैं, जैसे ISO है या इस तरह कुछ, तो वो लोग ये चीज़ें भी देख रही होती हैं जब वो विजिट करते हैं या कुछ देखते हैं या वैक्सीनेशन, यानी कि देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स और थोड़ी स्टैंडर्ड होते हैं। और एक और चीज़ रिसेंटली मैंने ऑब्जर्व की, मेरी बेटी को जब पोलियो ड्रॉप्स पिलाए गए तो उसने वो स्पिट आउट कर दिए। वो बच्चे निकाल देते हैं, कड़वे होते हैं, नहीं पसंद आते। अब हमें बाज़-औक़ात होता है कि अच्छा बच्चे ने इनहेल कर लिया, बाज़-औक़ात नहीं होता। इसमें क्या प्रिकॉशन है? फिर बच्चे को जाहिर बात है ओवरडोज भी नहीं करना, तो आप लोग क्या करते हैं फिर? अगर उसने बच्चे निकाल दिए दवाई आपके सामने तो उसको दोबारा आप दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जी बिल्कुल, यानी कि वो ओवरडोज का खतरा मौजूद नहीं है। और कोई ऐसी स्पेसिफिक टिप्स? आयशा को सवाल है आपका, कोई कुछ भी बताना चाहें आप जो लोगों को हेल्प करे वैक्सीनेशन को लेकर? वैक्सीनेशन से रिलेटेड मैं यही कहूँगी कि वैक्सीन जितनी अवेलेबल हो उनको बिल्कुल पता करें और बच्चों को वो वैक्सीन दें। ठीक है, क्योंकि अभी भी हम वो चीज़ें देख रहे हैं, जो बीमारियां देख रहे हैं जो बुक्स में से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, दुनिया से ख़त्म। जी बिल्कुल, एक गवर्नमेंट का स्केड्यूल है जो गवर्नमेंट ज़ाहिर है जितना अफोर्ड कर सकती है वो वैक्सीनेट कर रही है। उसके अलावा भी जो पेरेंट्स जितना अफोर्ड कर सकते हैं, जो अवेलेबल वैक्सीन है। अच्छा, वैसे एक पोस्ट कोविड ये जो फ्लू की सिचुएशन बनी है, मैंने देखा वेस्ट के अंदर बच्चों को फ्लू शॉट्स वो रिकमेंड करते हैं। पहले हमारे यहाँ पहले नहीं था, अब हम नॉट श्योर कि है या नहीं। तो ये मतलब एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो शायद पैसे दे के भी लगवाना पड़ती है, तो रिकमेंडेड है फ्लू की वैक्सीन। बिल्कुल, अभी जो फ्लू
हम देख रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। इवन कुछ बच्चे आते हैं जिनका ब्रेन अफेक्टेड होता है फ्लू की वजह से, ठीक है ना, तो हम लोग उसमें रिकमेंड करते हैं कि अब फ्लू वैक्सीन जो है वो रिकमेंडेड हैं अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आई होप आप लोगों की थोड़ी सी रहनुमाई हुई होगी, आपकी भी माशाल्लाह बेटी भी है। तो तमाम देखने वाले, इसके अंदर कोई मिथ नहीं है, आपको अपने बच्चों को वैक्सीन लाजमी लगवानी है क्योंकि ये उनका हक है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़े, ब्रेक लेना है, हमने बढ़ना है आगे, हमने अगला टॉपिक करना है। अच्छा चलिए, मुत्तहिदा अरब अमारात फिर आपको ले जाता है बिकॉज़ आपका बड़ा कंसर्न है प्रोफेशनल डिमांड। ये बताएं, यू नो बेटर, यू बीन देयर, आपको पता होना चाहिए। ज्यादा डिमांड बढ़ रही है भाई जॉब्स की, और आयशा साहिबा ने तो जॉब मार्केट चेक भी की हुई है यूएई की, तो ये बेहतर पोजीशन में कि बताएं। इस वक्त भी वैसे 20 लाख पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्टेडली एआई हो गया, नर्सिंग हो गया प्रोफेशनल जितनी भी जॉब्स है वाइट कॉलर, उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है स्किल्ड वर्कर्स की। तो हमने कहा जरा जो एम्बेसडर हैं यूएई के अंदर, ही इज द मोस्ट पर्टिनेंट पर्सनैलिटी, उनसे हम बात करें कि उनसे वो हमें गाइड करे कि कौन से ऐसे शोबे हैं जिस पे बात हो सकती है। और इस वक्त एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद है, फैसल नियाज तिरमिज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस बारे में तिरमिज़ी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो अगर हम गल्फ की बात करते हैं, स्पेशली चले यूएई की बात कर लेते हैं, वहाँ पर हमें नजर आता था कि मजदूर तबका जो है उसकी डिमांड ज़्यादा होती थी और ज़्यादा लोग जाते थे वहाँ पर मजदूरी करने के लिए, लेकिन अब आईटी फील्ड में भी बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड है। तो हम क्या समझे, ये ट्रेंड अब चेंज हो रहा है कि स्किल्ड वर्कर्स की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं? जी आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, क्योंकि जो जितना कंस्ट्रक्शन का काम था वो मोर और लेस तकरीबन कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, एक्सेप्ट अ फ्यू प्रोजेक्ट्स। तो अब जो डिमांड यहाँ पे जहाँ बहुत ज़्यादा फोकस है वो हाई एंड जॉब्स के लिए है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे आईटी की बहुत डिमांड्स बढ़ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड बढ़ रही है, अकाउंटिंग की डिमांड्स बढ़ रही हैं, और फिर हेल्थ के सब्जेक्ट में भी डिमांड्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड्स हैं, लैब टेक्नीशियंस की डिमांड है, डॉक्टर्स तो ऑलरेडी हैं। तो ये बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ हो रही है यहाँ पे पूरे इस रीजन में, और बिलखसूस मुत्तहिदा अरब इमारात में। तो अब हाई एंड डिमांड्स, होटल्स बहुत खुल गए यहाँ पे, तो आपको अच्छे शेफ्स चाहिए जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड हों। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऑफिस मैनेजर्स चाहिए जो क्वालिफाइड हों, जो होटल स्कूल्स के क्वालिफाइड हों। इस किस्म की डिमांड यहाँ पे बहुत बढ़नी है, और पाकिस्तानियों को ज़रूरत है कि अपनी स्किल ट्रेनिंग इन फील्ड में बेहतर करें, ताकि इनमें इनके मौके भी ज़्यादा हैं और सैलरी पैकेजेस भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू कंस्ट्रक्शन वर्कर और ठीक है। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनमें कुछ बेसिक गाइडलाइंस ऐसी हैं जिसको फॉलो करके ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना आसान है? और अगर मैं आपसे कहूं कि एम्बेसी का इसमें क्या रोल है फॉर पाकिस्तानीज़ कि वो हासिल कर सके अपॉर्चुनिटीज़, तो इस हवाले से भी हमें बताइए। देखिए, एम्बेसी का तो रोल होता है यहाँ पे भी। हम मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाते हैं, पर हमारे डॉक्टर्स तो काफ़ी आ रहे हैं। हमारा फोकस है कि पाकिस्तान में जो नर्सिंग का शोबा है उधर 4 साल की डिग्री चाहिए, क्योंकि वो यहाँ की मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो हमने यही लिखा है कि जी 4 साल की नर्सिंग की डिग्रीज करके यहाँ पे पाकिस्तानी नर्सेस को भेजा जाए यहाँ पे, क्योंकि इनकी अपनी सोसाइटी में भी ग्लोबली इट्स रेजिंग प्रोसेस, बाकी ममालिक में यूरोप और नॉर्थ ज़्यादा, तो उस पे हमें फोकस करना चाहिए। जो बहुत अहम चीज़ है कि पाकिस्तान में हमारी यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, पर टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आपको टॉप रेटेड आपको आईटी एक्सपर्ट्स मिले वो 4-5 हैं। वो आपकी नस्ट है, लम्स है, फास्ट है, इस किस्म की यूनिवर्सिटीज़ को हमने रेप्लिकेट करना, ज़्यादा बनाना है, ताकि इन लोगों की खपत हो सके, ना सिर्फ मुकामी मार्केट में बल्कि पाकिस्तान में भी। और ये मैं हमेशा कहता हूँ, जो जीसीसी है इट्स अ लॉन्चिंग पैड फॉर यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। पाकिस्तान से जोग्राफियाई तौर पे भी करीब है और पाकिस्तान से सकाफती तौर पे भी करीब है। ठीक फरमा रहे हैं आप, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो पाकिस्तान के पास बहुत सारा ऐसा टैलेंट मौजूद है जो कि टेक सेवी है और बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पर भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद यूएई में एआई सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में हमें भारतीय ज़्यादा नज़र आते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी जी एक तो सिंपल सी बात है कि इंडिया हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है और इकॉनमी उनकी कोई 8-9 गुना हमसे बड़ी है, पर उनका तालीमी मेयार हमसे बेहतर है और उसका वो डिविडेंड आप ले रहे हैं।
तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जी जो बहुत अहम चीज़ है तालीम और तरबियत। आपकी स्कूलिंग, आपकी यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, मैं सब क्विकली चलें, बहुत अच्छे से आपने गाइड किया। वीज़ाज़ के हवाले से पिछले दिनों में बहुत मसाइल चल रहे थे, अब भी हैं। क्या तमाम पाकिस्तानी अब वीज़ाज़ हासिल कर पा रहे हैं, विजिटिंग हो, वर्क वीज़ाज़ हो? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या रिलेशन है इस वक्त इस कॉन्टेक्स्ट में? वीज़े के मसाइल तो हैं जी, अभी थोड़ा सा बेहतर हुए हैं 31 दिसंबर के बाद, और उनका कुछ नया सिस्टम इन प्लेस आए हैं। तो वीज़े के मसाइल हैं, उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं हर लेवल पे। उस पर वक्त लगेगा, पर फिर भी अगर आप वीज़े के उसके बावजूद देखें 18 लाख पाकिस्तानी यहाँ पे काम कर रहे हैं, और हर साल बहुत से पाकिस्तानी यहाँ पे सेहत के लिए भी आते हैं। मेडिकल टूरिज्म पाकिस्तान से बहुत शुरू हो गया, मैं देखा है यहाँ पे द लास्ट फ्यू ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे मैं 20 साल के बाद वापस आया हूँ। 2 चीज़ों में ये इलाका बहुत पीछे था, एक सेहत में और एक तालीम में। अब यहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, तो बहुत से पाकिस्तानी यहाँ पे तालीम के लिए भी आ रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए, और बहुत से लोग हाई एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी आ रहे हैं। पर वीज़े के मसाइल हैं, उनको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। वी आर एंगेज विद देम एट द हाईएस्ट लेवल। ठीक है, वीज़े के मसाइल को भी हल किया जा रहा है। हमारी एम्बेसी जो है यूएई में खास तौर पे वो काम कर रही है। थैंक यू सो मच। फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इसके बाद आपको ये बता देते हैं कि आज मादरी ज़बानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इसके ऊपर बात करना उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बान की है थी, अब थोड़ा क्राइसिस का शिकार हो रही है हमारी सिर्फ रेख्ता की बात नहीं करनी है हमने नहीं, मैं सिर्फ ज़बानों से मेरे ज़हन में उर्दू आई, लेकिन मादरी ज़बानों से मुराद जो ज़बान नेटिव लैंग्वेजेस आप बोलते हैं उनका आज दिन बहरहाल मनाया जा रहा है, और हमारी तहजीब, रिवायात, शनाख्त की बुनियाद है। इसी हवाले से हमने एक बड़ी अहम शख्सियत को दावत दी है। ये शायरा हैं, स्कॉलर हैं, एंकर पर्सन हैं, अमरीन हसीब अंबर साहिबा इस वक्त हमें लाइव ज्वाइन कर रही हैं। तो हमने कहा ज़रा उनसे बात करने की और जानने की कोशिश करते हैं, मादरी ज़बानों की अहमियत पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमरीन साहिबा, थैंक यू वेरी मच। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें मदऊ किया इस अहम मौजू पे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको लगता है कि हमारी जो मादरी ज़बानें हैं वो अहमियत खो रही हैं? जी बिल्कुल ऐसा है, और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, उन तमाम ममालिक में है जहाँ लोग मादरी ज़बान की अहमियत नहीं जानते। उनको लगता है कि आज ग्लोबलाइजेशन में अगर सिर्फ अंग्रेज़ी सीख लेंगे तो काम बन जाएगा, इसलिए कि ज़ाहिर है अंग्रेज़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पर मशहूर है, और ये समझा जाता है कि अगर आपने ये ज़बान सीख ली है तो बस काम हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कौमी या अपनी मादरी ज़बान सीखें। तो मादरी ज़बानें अपनी अहमियत खो रही हैं, और उसी के नतीजे में रद्द अमल सामने आ रहा है कि नेटिव लैंग्वेजेस को बचाने की कोशिश हो रही है, और ये दिन भी आज जो मनाया जाता है ये भी उसी का रद्द अमल है। ठीक है, तो डॉक्टर साहबा बुनियादी तौर पर ज़बान का काम तो एक दूसरे को ख्यालात पहुँचाना, समझाना, पैगाम रसानी है, तो वो तो किसी तरीके से भी मुमकिन है। फिर मादरी ज़बान इतनी अहम क्यों है, अहमियत क्या है इसकी? क्योंकि हम ये नहीं जानते कि ज़बान का मतलब सिर्फ अल्फाज का मजमुआ या बात करना नहीं है। ज़बान का मतलब है आपकी शनाख्त, आपकी जहनी साख्त और आपकी सकाफ़त। हर ज़बान की अपनी एक सकाफ़त होती है, अपनी रिवायात होती हैं। मादरी ज़बान जो है वो बच्चे को उसकी जहनी साख्त देती है, उसको उसकी रिवायात, उसकी सकाफ़त से आशना करती है। लिहाजा समझिए कि बच्चा वो पेड़ बन जाता है जिसकी जड़ें उसकी ज़मीन में चली जाती हैं। अब अगर मादरी ज़बान को अहमियत नहीं दे रहे तो वो बच्चा एक ऐसे पौधे में, ऐसे पेड़ में तब्दील हो जाएगा जिसकी जड़ें ज़मीन में नहीं हैं। तो जिस पेड़ की जड़ें अपनी ज़मीन में नहीं होती हैं उसको आप कितना पानी दें, कितनी रोशनी दें, वो पत्तों की तरह बिखर के ही रहता है। और कोई कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती, ना फिक्री तौर पर ना इल्मी तौर पर, जब तक वो अपनी मादरी ज़बान को अहमियत ना दे। जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें आप देखिए तो वहाँ पर जो तालीम दी जाती है वो मादरी ज़बान में, और जो दीगर ज़बानें हैं उनको ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये हो रहा है कि हमने अपनी ज़बानों को पीछे करके ज़रिए की ज़बान समझ लिया है, और दूसरी ज़बान को कि जो उसका सीखना भी बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि अंग्रेज़ी ना सीखी जाए, ज़रूर सीखी जाए, लेकिन उसकी वजह से दूसरी ज़बानों को कमतर कर देना या पीछे कर देना ये ज़्यादती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अपनी शनाख्त को छोड़कर आप आगे की तरफ बढ़ जाएं। जिम्मेदारी आप किसकी समझती हैं कि हमारी जो यंगर जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, उनको भी पता चले कि हमारी मादरी ज़बानें कितनी अहमियत रखती हैं और उनके लिए सीखना भी कितना ज़रूरी है?
इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है, सबसे पहले वालिदैन की। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत गरीब माँ बाप भी ये चाहते हैं कि उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, और वो बच्चा बेचारा वहाँ जाके उसको पता भी नहीं होता कि उसको क्या रटाया जा रहा है। वो मे आए कम को कह रहा होता है माय कम, इसलिए कि उसको पता ही नहीं है कि मे आए कम का मतलब क्या है। फिर इसी तरह घर में माएँ बच्चों से अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करती हैं बजाय मादरी जबान में बात करने के, और कहा जाता है हैंड वॉश करो, यानी खुद भी गलत। अच्छा टाइम बहुत कम है, माज़रत के साथ मौजूद तो ऐसा है और आप शख्सियत भी ऐसी हैं कि इस पे ज़्यादा बात हो सकती है, लेकिन क्विकली आपके जहन में कुछ तजावीज़ हों मादरी ज़बान को बचाने के लिए, क्या क्या करें, स्टेट क्या करे, हम क्या करें? 20 सेकंड्स है सिर्फ, एक दो बात। जी बिल्कुल, हमेशा से हम सब जानते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर मादरी ज़बान में तालीम दी जानी चाहिए है, और जितनी मादरी ज़बानें हैं उनको इज्जत दी जानी चाहिए, मीडिया पर उनको मौका दिया जाना चाहिए, जगह दी जानी चाहिए। और ऐसे दिन बतौर खास मनाने में जरूर तफसील से, वक्त अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। इसी क्विक नोट के, क्या आपने देखा, क्विक नोट के ऊपर हम खत्म करते हैं, आपसे मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।